फूड प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं उसके कारण होगा, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं होगा ना। तो एक तरफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशन भी हो सकता है, तो शॉर्ट टर्म स्पाइक होगा। सेकंड, जो भी चीज हो रहा है इन्फ्लेशन में वो सप्लाई साइड से हो रहा है, तो आरबीआई के मन में ना कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज एज इंपॉर्टेंट एज द इन्फ्लेशन नंबर, ये मैं कहूंगा। कि अगर डिमांड के प्रेशर्स बहुत जबरदस्त आ रहे हैं और वो इन्फ्लेशन को ऊपर खींच रहे हैं, तो डेफिनेटली आरबीआई को ओवर हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी और रेट हाइक्स की बात करनी चाहिए और वो सब। मगर ये सप्लाई साइड का इम्पैक्ट है, रेट्स का उतना सप्लाई साइड के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता है। तो आरबीआई का पॉलिसी में भी जो डिसीजन रिवर्स रिपो या रिपो रेट के ऊपर होता है, क्या उसके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ सकता है, ये चीज अगर हम समझेंगे तो सप्लाई साइड में जो भी आरबीआई रेट में करेगी वहां पे उतना इफेक्ट नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में खाली इस बार एक कॉन्वर्सेशन होगा कि किस तरह से आरबीआई देख रही है, इन्फ्लेशन आउटलुक को जरूर बढ़ाएगी, मगर उसको कहेगी कि मैं अगले पॉलिसी में उसको स्टडी करूंगा, वॉर की सिचुएशन को स्टडी करूंगा, उसके बाद हम फ्यूचर वाले चीज देखेंगे। क्योंकि ये चीज याद रखना है कि ऑयल, कमोडिटी और फूड प्राइस हाई के कारण हमारी ग्रोथ रेट भी गिर सकती है। तो उस 8% के ऊपर जो ग्रोथ रेट की उम्मीद थी, शायद वो घट के अभी 7 या 6.5 ऐसे लेवल्स में भी प्रोजेक्ट हो सकता है। तो उस चीज में एक रेट हाइक विल बी नेगेटिव फॉर ग्रोथ। तो मेरे ख्याल में आरबीआई से स्ट्रॉन्ग एक रेट हाइक की बात नहीं करेगी, शायद उनके अकोमोडेटिव स्टांस को थोड़ा टेम्पर करके न्यूट्रल की ओर बढ़ सकती है, और क्लियर कट फ्यूचर में जो डिसीजंस लेंगे उसके लिए कौन सा क्वांटिटेटिव नंबर्स मन में रखेंगे, ये गाइडेंस दे देंगे, ताकि मार्केट को और इकोनॉमी एडवाइजर्स और जो ट्रैक करते हैं इकोनॉमी, उनको भी एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगा कि कब आरबीआई रेट हाइक करेगी तो कब करेगी। चंद, ये मेरा आदित्य से है। आदित्य, जो सप्लाई साइड की कंस्ट्रेंट है ग्लोबली, आप देखिए मेटल प्राइसेस या ऑयल प्राइसेस सारे कुछ, जिसका इम्पैक्ट आपको हिंदुस्तान में आता दिख रहा है, कंपनीज कमेंट्रीज में दिख रहा है। तो क्या टूल है कि आप सप्लाई साइड को ठीक कर पाएंगे, अदर देन कि आप थोड़ा सा टेम्पर करें रेट को? देखिए, मैं यही पहले कहना चाह रही थी कि जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में इंक्रीज है उनका तो एमपीसी पे बहुत कम कंट्रोल है। ये जो सप्लाई साइड फैक्टर्स है या जो लॉजिस्टिकल फैक्टर्स है, जो चाइना में लॉकडाउन की वजह से डिस्ट्रप्शन आएगी और उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ेगी, इसके बारे में तो एमपीसी बहुत कम कुछ कर सकती है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट होगा वो है इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस को एंकर करना। इसीलिए मैं एक स्टेप का मतलब मुझे लगता है ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। एकदम से एमपीसी प्राइसेस इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने के लिए तरफ नहीं जाएगी। लेकिन साथ ही साथ एक फैक्टर है जो हमारे कंट्रोल में है डोमेस्टिकली, वो ये है कि करेंगे, नहीं तो ऐसे गड़बड़ हो रहा है मामला। डायरेक्टर साहब, नहीं तो नहीं जुड़ पा रही हो तो फोन पे जोड़िए, सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अदिति को क्या कहना चाहती हैं वो। अच्छा दीवान साहब, अब तो क्लियर है भाई, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ये बाजार क्या मान के चल रहा है इस पॉलिसी? हम लोग क्या डाइजेस्ट करके गए हैं इस पॉलिसी में? अब गए मतलब ऑलमोस्ट चले गए, हमने क्या डाइजेस्ट कर रखा है? बिल्कुल कोई छेड़छाड़ नहीं, कमोडिटिव या उस स्टैंड में टिंकरिंग हम डाइजेस्ट करके चल रहे हैं? दीवान साहब भी फ्रीज हो गए। सुनील सर से क्वेश्चन, सुनील सर इस क्वेश्चन का जवाब आप ही दे दो। सुनील सर, सिर्फ आप ही तरल हो, बाकी सब जम गए। देखिए मार्केट ने क्या डिस्काउंट किया है, देखिए ग्रोथ मार्केट को वेलकम है, ठीक है। जो अगर ग्रोथ के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं तो मार्केट उसको वेलकम करेगी, तो रेट हाइक के बारे में उतना फिक्र नहीं करेगी। मगर अगर ग्रोथ नहीं आ रही है और फिर भी रेट स्टांस को अकोमोडेट से न्यूट्रल या उस तरफ बढ़ रहा है, तो मार्केट को ये खबर अच्छी नहीं होगी। क्योंकि ग्रोथ सपोर्टिव मेजर्स ही मार्केट के लिए, क्योंकि ग्रोथ ऑफ जीडीपी इज इक्वल टू ग्रोथ ऑफ बीपीएस इज इक्वल टू राइज इन वैल्यूएशन। मार्केट के लिए ये स्ट्रेट लाइन थिंकिंग बहुत क्लियर है। तो जो भी चीज ग्रोथ इतने महीनों से जो अकोमोडेटिव स्टांस था वो ग्रोथ को सपोर्ट करेगी और अल्टीमेटली जीडीपी और ईपीएस के आंकड़े अच्छे आएंगे, ये उम्मीद लेकर मार्केट ने हर आरबीआई पॉलिसी के बाद मार्केट को ऊपर लेवल्स पे। बिल्कुल ठीक है। सुनील सर, फिर ग्रोथ है कैसी इस समय? ये नीरज जी बता रहे थे उस दिन भाई, ये जीएसटी कलेक्शन तो हमें पता ही है बहुत अच्छा आंकड़ा आया था, ये बता रहे थे ई वे बिल का आंकड़ा बड़ा अच्छा है, तो इसका मतलब है कि डिमांड ट्रैक्शन अच्छा है। पर कंपनी से बात करो, उनके रिजल्ट्स देखो, उनके क्वार्टरली अपडेट देखो, तो पता चलता है रिटेल डिमांड तो एकदम पस्त पड़ी हुई है। तो डिमांड है कैसी? दरअसल डिमांड स्ट्रांग नहीं है क्या इस समय बाजार में?
नहीं, उतना स्ट्रांग नहीं है। देखिए कंपनी की कमेंट्री देखिए, वो रियलिटी होता है। जीएसटी कलेक्शन बढ़ रही है, उसका कारण है फॉर्मलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। है ना, पहले बहुत से ब्लैक मार्केट या नंबर 2 इकोनॉमी में चल जाते थे, टैक्स ब्रैकेट के अंदर नहीं आते थे। तो जीएसटी का अच्छा इम्प्लीमेंटेशन ने हर चीज के ऊपर, जो भी व्यक्ति खरीदता है या बेचता है, उसके ऊपर इनकम होता है। तो रोटेशन ऑफ द इकोनॉमी चल रही है, मगर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अभी तक मेरे ख्याल में नहीं दिख रहा है। इस समर में शायद कंजम्पशन से स्टोरी लीड होगी और अच्छी ग्रोथ दिख सकती है। तो अभी तक प्राइवेट सेक्टर की कमेंट्री से ये नहीं दिख रहा है कि ग्रोथ के फोर्सेस इतने स्ट्रॉन्ग है। अभी फ्यूचर में हो सकते हैं, मगर अभी तो वही मैं कह रहा हूं। तो आरबीआई को वो स्टांस, ग्रोथ सपोर्टिव स्टांस कंटिन्यू करना मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है, और वही उसने डिस्काउंट कर लिया है। ये बताइए कि अगर मैं इस थ्योरी को मान लूं कि ग्रोथ को आप हैम्पर नहीं करना चाहते, क्योंकि जैसे रेट बढ़ाएंगे तो ग्रोथ पे असर पड़ेगा, लेकिन इसका एक एंटीथेसिस ये है कि अगर आप इतने हाई इन्फ्लेशन पे काम करेंगे, और ये कोई इंकार नहीं कर सकता कि इन्फ्लेशन नंबर पे नहीं दिख रहा। मुझे नहीं समझ आता नंबर कैसे बनाए जाते हैं। हर चीज़ महंगी हो रही है और नंबर पे नहीं आ रहा है। तो आप क्या इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि महंगाई की वजह से डिमांड घट जाए? नीरज जी देखिए, जो सप्लाई साइड का जो इन्फ्लेशन है, जिसका जो सुनील भी जिसका जिक्र कर रहे थे और आशीष ने शुरुआत की थी कि इंपोर्टेड है इन्फ्लेशन, वो जैसे जैसे ईज आउट होगा और वो ऑयल के भाव से, कमोडिटी के दरों से वो सब धीरे धीरे जब घटेगा, तब जाके आपका शायद डिमांड साइड पे इन्फ्लेशन शिफ्ट होगा। तो कहना तो ये, मेरा मतलब ये है कि आपको इन्फ्लेशन महसूस हो रहा है, पर आंकड़ों में आज नहीं दिख रहा है या दर्शाया जा रहा है। वो थोड़े समय के साथ या लैग के साथ होता है, लेकिन इन्फ्लेशन रहेगा, ये बहुत क्लियर कट है। अगले 12-18 महीने तक हमारे एक दौर, हम इससे दौर से गुजर रहे हैं जहां इन्फ्लेशनरी ट्रेंड अपवर्ड्स ही रहना है। तो मार्केट ने ये तैयारी कर ली है कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट जो है उनको यूज करके घटाया जाएगा। ये कॉम्पिटिटिव स्टैंड शायद ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए है, और ये ज्यादा खींच नहीं सकते। तो जैसे ही वो पलटता है, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा मार्केट में एक सॉफ्टनेस जो है वो आ जाएगी, या एक टेम्परिंग डाउन हो जाएगी एक्सपेक्टेशंस की। लेकिन नीरज, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी बताना चाह रहा हूँ, जब इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाती है मार्केट में, और ये इकोनॉमिस्ट हमारे भाई अच्छा बता सकते हैं, जो इन्फ्लेशन एडजस्ट होने के बाद जो अर्निंग्स पे ग्रोथ, अर्निंग्स पे जो इम्पैक्ट आता है वो पॉजिटिव होता है। तो और मार्केट को तो अर्निंग्स पसंद है, तो पहले आप थोड़ा सा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर, तो पहले इन्फ्लेशन का असर आपको दिखेगा, आंकड़े थोड़े खराब होंगे, उसके बाद जब सुलझाए जाएंगे, उसके बाद वो अर्निंग्स में ट्रांसलेट होंगे और मार्केट लगेगा। प्रकाश, ऑब्वियसली ये एक लैग इफेक्ट से देखने को मिलेगा, लेकिन जो आपने पॉइंट उठाया कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन तो हमेशा इंपोर्टेड रहता है प्रकाश। आप कच्चा तेल देखिए, आप खाने के तेल देखिए, आप मेटल देखिए, ये सारी चीजें, ये दरें बढ़ जाएं, ये पता नहीं चाह क्या रहे हैं। महंगाई, ये अलग तो कुछ है ही नहीं। ये दोनों पता नहीं क्यों पड़े दरें बढ़ाने में। पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाए, अरे बढ़ाने में कौन सा कम हो जाएगा? ये दोनों कल से ऐसे ही बढ़े जा रहे हैं, ये दरें बढ़ा के मानेंगे नहीं। वो तो एक फैक्ट है ना। तो मैं अदिति से फिर मैं पूछना चाहूंगी। अच्छा, एक सेकंड जी, गो अहेड। इम्पोर्टेड जरूर है और पहले भी रहा है, लेकिन हम इसीलिए तो इतनी आत्मनिर्भरता की बातें करते हैं कि अगर हम ऑयल के इंपोर्ट को काम कर सके, या कमोडिटीज में हम लोग नेट एक्सपोर्टर बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सेट ऑफ आपको मिलने लगे, और वो हो रहा है। तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है, तो थोड़ा समय जरूर लगेगा। लेकिन हमारी इकोनॉमी में अभी सप्लाई साइड का जो कंस्ट्रेंट है या इश्यू है वही है। जो डिमांड साइड का इन्फ्लेशन रहता है, जो थोड़ा सा बेकाबू होने के चांसेस जहां रहते हैं, और वहां कंट्रोल आप करने के लिए कुछ अलग चीजें करते हैं, उसको थोड़ा सा अभी समय है, और वो शायद आएगा, और वो आएगा तो अच्छा है, दैट्स गुड न्यूज। डिमांड बढ़ेगी तो इट्स गुड न्यूज कि इन्फ्लेशन उसकी वजह से आ रहा है, ना कि सप्लाई साइड की वजह से। वैसे यूएस जैसी स्थिति नहीं है कि लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा दिया गया हो हाथ में। आजकल लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो खर्च भी नहीं बढ़ रहा है, और इसीलिए आरबीआई की हाथ में नहीं है ये डिमांड साइड इन्फ्लेशन, डिमांड साइड इशू नहीं है, ये सप्लाई साइड इशू है बेचारे। अच्छा एक मिनट, मैं जरा बाजार दिखा दूं, किसी वक्त रखी जगह स्क्रीन पे आ जाएंगे आपकी। निफ्टी इस समय एकदम फ्लैट 11 पॉइंट की महज कमजोरी के साथ इस समय कामकाज करता हुआ 630 के लेवल्स पर। निफ्टी बैंक में 1/4% के दबाव के साथ हम पॉलिसी को इस समय अप्रोच करते हुए। पालविया साहब, अब निफ्टी इन ग्रीन टिक्स पे नजर आने लगा है मुझे। पॉलिसी से पहले कोई ट्रेड ले लूं क्या निफ्टी बैंक पे? कोई ले रहा हो आप लोग एक्सेस में? नहीं आशीष जी, अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं, क्योंकि लेवल्स के हिसाब से हमें लगता है 17,700 का लेवल स्पॉट पे, निफ्टी स्पॉट पे अगर क्रॉस होगा तो बिल्कुल वहां से फिर एक डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा। वहां से हमें 100-150 पॉइंट की अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। और बैंक निफ्टी में हमें लग रहा है 37,800 लेवल
आप देखें एक स्पाइक आया है, अगर ये 37,800 के ऊपर सस्टेन रहेगा तो यहाँ पे भी एक लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे 38,000 के कॉल ऑप्शन के थ्रू, और वो हमें लगता है फिर 38,200 तक अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। तो 37,800 इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर सस्टेन रहेगा तो यहाँ से 38,000 का कॉल ऑप्शन बाय करके बैंक निफ्टी में ट्रेड जरूर लेने की सलाह रहेगी। अरे निशान में आ गया, 1 सेकंड पहले 1/4% का दबाव। शक्तिकांत दास सर स्क्रीन पर आते हुए दिखा दीजिए, जैसी बोलना शुरू करेंगे हम लोग वहां रुक करेंगे, और निफ्टी बैंक और निफ्टी के इंटरडे चार्ट साथ में दिखाइए स्क्रीन पर। पॉलिसी से जस्ट पहले बढ़िया मूव, आधे % का मूव निफ्टी बैंक पे, 1/4% का दबाव था, 1/4% की मजबूती के साथ निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड करता हुआ 100 पॉइंट का उछाल। निफ्टी बैंक 37,640 के जोन, बहुत बढ़िया मूव आया इस समय निफ्टी बैंक में। अब थोड़ा सा फिजल आउट होता हुआ, लेकिन हाँ 1/4% की बढ़त। कौन से वो निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो जो मूव दिखा रहे हैं इस समय? इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब स्क्रीन पर आएंगे। इनमें से कुछ हरे निशान में ट्रेड करते हुए, लेकिन हाँ निफ्टी बैंक, हम पॉलिसी को बढ़िया दिखा दीजिए, ऑडियो खोल दीजिएगा शक्तिकांत दास साहब का। तैयारी हो रही है, मास्क निकल आया है, हो गया। डॉक्टर साहब चलिए रुक करिए पॉलिसी की तरफ। इंडसइंड बैंक आपकी स्क्रीन पे, सारे बैंकिंग स्टॉक्स थोड़ा सा मोमेंटम दिखाने की कर रहे हैं कोशिश। Is it okay now? Very okay. यस यस सर, वी आर रेडी। नहीं, थोड़ा सा इंतजार है, मेरे को लगता है हमने Let me settle down, यार. मुझे लगता है उन्हें पता नहीं है कि हमने काट लिया है। भाई ऐसा मत करो, ऑडियो गिरा दो। आप लोग रेडी रखना, जैसे ही कुछ होगा तो जाएंगे। अभी सर सेटल होते हुए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। So ठीक है. So we have moved now from COVID to war. This is not visible, no? Huh? So check the voice. Is it okay? Am I okay with this voice? Okay. So which is the okay, fine. We will give you a countdown. Okay. And after the countdown, we'll do a thumbs up. You wait for 2 seconds and then you can. Yeah, yeah. Yeah, I'm ready. This logo is coming right in the center, no? I'm sitting in that center of the वो पिलर जो है उसका सेंटर में हूँ ना? ठीक है. चलिए. Yeah, I'm okay. Turn that. I don't need to see that. Good morning and namaskar. This is the first monetary policy statement of the current financial year 2022-23. I welcome everyone to this statement, which will be followed subsequently at 12 o'clock by the usual press conference. 2 years ago, in March 2020, we began a journey to fight the onslaught of COVID-19 on our economy with courage and determination. During the period thereafter, the Reserve Bank has successfully navigated its course through turbulent waters. While the pandemic has scarred our psyche and tested our resilience, we have responded with bold, unconventional, and resolute measures to stabilize the economy through the 3 waves of the pandemic. As the situation normalized, we have taken measures towards rebalancing liquidity conditions while ensuring that our actions are nimble and proactive but well-timed. Now, 2 years later, as we were emerging out of the pandemic situation, the global economy has seen tectonic shifts beginning 24th February, with commencement of the war in Europe, followed by sanctions and escalating geopolitical tensions. We are confronted with new but humongous challenges: shortages in key commodities, fractures in international financial architecture, and fears of deglobalization. Extreme volatility characterizes commodity and financial markets. While the pandemic quickly morphed from a health crisis to one of life and livelihood, the conflict in Europe has the potential to derail the global economy. Caught in the cross-current of multiple headwinds, our approach needs to be cautious but proactive
in mitigating the adverse impact on India's growth, inflation, and financial conditions. We are, however, reassured by the strong buffers that we have built over the past few years, including large foreign exchange reserves, significant improvement in external indicators, and substantial strengthening of the financial sector, all of which would help us to weather this storm. Please note that I'm emphasizing on three different aspects which places us in a position that would enable us to deal with the emerging crisis and the challenges. The first, significant improvement in the external sector. The second, foreign exchange reserves, which are at very comfortable levels. And third, substantial strengthening of the financial sector. I will be dwelling upon this in detail in the later part of my statement. Once again, we in the Reserve Bank stand resolute and in readiness to defend the economy and navigate out of the current storm. Let me now turn to the decisions and deliberations of the Monetary Policy Committee. Against this backdrop, the Monetary Policy Committee, that is MPC, met on 6th, 7th, and 8th April, and based on an assessment of the macroeconomic situation and the outlook, voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 4%. The MPC also decided unanimously to remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. The marginal standing facility, that is MSF rate and bank rate, remain unchanged at 4.25%. Further, it has been decided by the Reserve Bank to restore the width of the liquidity adjustment facilities, that is the LAF, L-A-F, that is the LAF corridor, to 50 basis points, 50 to 50 basis points, the position that prevailed before the pandemic. The floor of the corridor will now be provided by the newly instituted Standing Deposit Facility, SDF, which will be placed 25 basis points below the repo rate, that is at 3.75%. I shall explain the details in this regard in the later part of my statement. Let me first dwell upon the MPC's rationale for its decision on the policy rate and the stance. Since the MPC's last meeting in early February 2022, the expected positive benefits from the ebbing of the Omicron wave have significantly changed. Omicron wave have been offset by the sharp escalation in geopolitical tensions. Let me just read this sentence again. Since the MPC's last meeting in February 2022, the expected positive effects of the Omicron wave, expected positive benefits from the ebbing of the Omicron wave have been offset by sharp escalation in geopolitical tensions. This has significantly changed the external and domestic landscape. Concerns over protracted supply disruptions have rattled global commodity and financial markets. Given the significant share of the two economies engaged in the war in global production and exports of key commodities like oil and natural gas, wheat and corn, palladium, aluminium and nickel, edible oil and fertilizers. Now these are, I have listed out the points which basically are at the root of the concerns over the protracted supply disruptions which are causing all these turbulence and in all these areas. So concerns over protracted supply disruptions have rattled commodity and financial markets. Given the significant share of the two economies engaged in war in global production and exports of key commodities like oil and natural gas, wheat and corn, palladium, aluminium and nickel, edible oil and fertilizers. I repeated this sentence so that there is clarity in, there is clarity in our communication. Global crude oil prices briefly crossed $130 per barrel, touching their highest level since 2008, and remain volatile at elevated levels despite some recent correction. Global food prices, along with metal and other commodity prices, have also hardened
significantly. Risk aversion towards assets of emerging market economies has increased, leading to large capital outflows and depreciating bias in their currencies, that is, currencies of the emerging market economies. These developments have first ratcheted up the projections of global inflation, which was already running well above the target in the major countries, and second, will produce sizable adverse impact on output across geographies. The geopolitical tensions have exacerbated at a time when the global economy was grappling with a sharp rise in inflation and consequent monetary policy normalization in major advanced economies. Supply chain disruptions and input cost pressures are now expected to linger even longer. The resurgence of COVID-19 infections in some major economies in March and the associated lockdowns run the risk of further aggravating the global supply bottlenecks and input cost pressures. World trade and output and hence external demand are likely to be weaker than envisaged 2 months back. Overall, the external developments during the past 2 months have led to materialization of downside risks to domestic growth and upside risks to inflation. And upside risks to the inflation projections that was made during the MPC meeting of February this year. Inflation is now projected to be higher and growth lower than the assessment during February. Economic activity, although recovering, is barely above its pre-pandemic level. Against this backdrop, the MPC decided to retain the repo rate at 4%. It also decided to remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. I would now like to provide our assessment of growth and inflation. And first, I would take up growth. According to the second advance estimates released by the National Statistics Office, NSO, on February 28, real GDP rose by 8.9% in 21-22. Private consumption and fixed investment, key drivers of the domestic demand, however, remain subdued, with these two components being only 1.2% and 2% respectively above their pre-pandemic levels. On the supply side, contact-intensive services still trail the 2019-20 level. Nevertheless, the Indian economy is steadily reviving from its pandemic-induced contraction. During 21-22, weaknesses in economic activity resurfaced in third quarter and got exacerbated by emergence of the Omicron variant in January 2022. A gradual turnaround has been noticed during February, although in March a mixed picture was seen. Some contact-intensive activities have regained traction amidst declining infections and removal of restrictions. Several high-frequency indicators, namely railway freight, GST collections, toll collections, electricity demand, fuel consumption, and imports of capital goods, posted robust year-on-year expansion during the months of February and March. With the easing of restrictions, domestic air passenger traffic rebounded in the month of March. According to our surveys, consumer confidence is improving and households' optimism in outlook for the year ahead has strengthened with an uptick in sentiments. Business confidence is in optimistic territory and supportive of revival in economic activity. On the other hand, passenger vehicle sales and registrations continue to contract, although at a moderating pace. Both manufacturing and services PMIs remain in the zone of expansion. While manufacturing PMI moderated slightly in March, services and composite PMI showed improvement. Going forward, robust Rabi output should support recovery in rural demand, while a pickup in contact-intensive services should help in further strengthening urban demand. Investment activity may gain traction
with improving business confidence, pickup in bank credit, continuing support from government capex, and congenial financial conditions. Capacity utilization in the manufacturing sector recovered further to 72.4%, that is 72.4% in third quarter 21-22 from 68.3% in the previous quarter, surpassing the pre-pandemic level of 69.9% in the fourth quarter of 2019-20. The horizon was brightening up. Escalating geopolitical tensions have cast a shadow on our economic outlook. Although India's direct trade exposure to the countries at the epicenter of the conflict is limited, the war could potentially impede the economic recovery through elevated commodity prices and global spillover channels. Further, financial market volatility induced by monetary policy normalization in advanced economies, renewed COVID-19 infections in some major countries with augmented supply-side disruptions and protracted shortages of critical inputs such as semiconductors and chips pose downside risks to the growth outlook. Taking all these into consideration, all these factors that I have just explained in the previous 5 to 6 minutes, taking all these into consideration, real GDP growth for the year 2022-23, that is the current financial year 22-23, is now projected at 7.2%. I repeat, 7.2%, with Q1 22-23 at 16.2%, Q2 at 6.2%, Q3 at 4.1%, and Q4 at 4%, assuming crude oil, that is Indian basket, at $100 per barrel during the year 2022-23. Let me now turn to inflation. In February 2022 meeting of the MPC, we had projected a moderating path of inflation during 22-23. Heightened geopolitical tensions since end February have, however, upended the earlier narrative and considerably clouded the inflation outlook for the year. On the food price front, a likely record Rabi harvest would help to keep domestic prices of cereals and pulses in check. Global factors such as loss of wheat supply from the Black Sea region and the unprecedented high international prices of wheat could, however, put a floor under domestic prices of wheat. Edible oil price pressures are likely to remain elevated in the near term due to export restrictions by key producers as well as loss of supply from the Black Sea region. Feed cost pressures could continue due to global supply shortages, which could also have a spillover impact on poultry, milk, and dairy product prices. Coming to non-food items, the spike in international crude oil prices since end February poses substantial upside risk to inflation through both direct and indirect effects. Sharp increase in domestic pump prices could trigger broad-based second-round price pressures. A combination of high international commodity prices and elevated logistic disruptions could aggravate input costs across agriculture, manufacturing, and the services sectors. Their pass-through to retail prices, therefore, warrants continuous monitoring and proactive supply management. Financial markets are likely to remain volatile on rising risk premia, dislocations in trade and capital flows, and divergent monetary policy responses across central banks. Taking into account these factors, and on the assumption of a normal monsoon during 2022, and average crude oil price, that is the Indian basket, at $100 per barrel, 100 per barrel, inflation is now projected at 5.7%. I repeat, inflation is now projected at 5.7% in 2022-23, with Q1 at 6.3%, Q2 at 5%, Q3 at 5.4%, and Q4 at 5.1%. It may, however, be noted
that given the excessive volatility in global crude oil prices since late February and the extreme uncertainty over the evolving geopolitical tensions, any projection of growth and inflation is fraught with risk and is largely contingent upon future oil and commodity price developments. In this context, continuation and deepening of supply-side measures may alleviate food price pressures and also mitigate cost push pressures across manufacturing and services. On our part, let me assure all stakeholders that, as in the past, the Reserve Bank will use all its policy levers to preserve macroeconomic stability and enhance the resilience of our economy. The situation is dynamic and fast-changing, and our actions have to be tailored accordingly. I would now like to turn to liquidity and financial market conditions. As stated earlier, the macroeconomic outlook is undergoing tectonic shifts, and our policy response has to be preemptive and recalibrated dynamically to the evolving outlook. The Reserve Bank will continue to adopt a nuanced and nimble-footed approach to liquidity management while maintaining adequate liquidity in the system. Let me again read this statement because it's very important and the communication should be very clear to the market. The Reserve Bank will continue to adopt a nuanced and nimble-footed approach to liquidity management while maintaining adequate liquidity in the system. At present, liquidity management is characterized by two-way operations through variable rate reverse repo auctions, that is VRRR auctions, of varying maturities to absorb liquidity, and variable rate repo auctions, that is VRR auctions, variable rate repo auctions to meet transient liquidity shortages and offset mismatches. This approach will be continued. It may be noted that the interest rate for around 80% of the liquidity absorbed under the LAF during the fourth quarter of 21-22 has firmed up close to the policy repo rate due to the rebalancing of liquidity through our VRRR auctions. Accordingly, financial participants and financial markets have been prepared for the eventual normalization of the LAF corridor, which we are doing today. So therefore, the normalization of the LAF corridor should not come as a surprise to the market, because we have prepared the market over the last several months, whereby the 80% of the liquidity is being absorbed at a rate close to the repo rate. Further, it has now been decided to fully restore the liquidity management framework instituted in February 2020, albeit with some refinements to enhance its effectiveness. Accordingly, the following measures are being instituted. 1. The amendment to Section 17 of the RBI Act in 2018 empowered the Reserve Bank to introduce the Standing Deposit Facility, that is SDF. By removing the binding collateral constraint on the central bank, the SDF strengthens the operating framework of monetary policy. Accordingly, it has now been decided to introduce SDF as the floor of the LAF corridor. This would provide symmetry to the operating framework of monetary policy by introducing a standing absorption facility at the bottom of the LAF corridor, similar to the standing injection tool at the upper end of the corridor, namely the marginal standing facility. Thus, at both ends of the LAF corridor, you see both ends currently after we have introduced SDF at 3.75. Currently, the LAF corridor, therefore, the 50 basis points corridor is 3.75% SDF at the lower end of the corridor and 4.25% at the upper end of the corridor through the instrumentality of the MSF. So thus, at both ends of the LAF corridor, there will be standing facilities, one to absorb the liquidity and the other one to inject liquidity. SDF absorbs liquidity, MSF would inject liquidity, and this will depend on the evolving financial market conditions. It can vary from day to day also.
Accordingly, access, and further, this is very important to note, that access to SDF and MSF will be at the discretion of the banks because they are standing facilities. They will be at the discretion of the banks, unlike repo, reverse repo, OMO and CRR, which are available at the discretion of the Reserve Bank. So the standing facilities give the discretion to the banks. And the other tools I mentioned, the OMO, the reverse repo, or the CRR actions, if any, they are at the discretion of the Reserve Bank. Notably, and this is very important to note, that SDF is also a financial stability tool in addition to its role in liquidity management. So the introduction of SDF is for twin objective of doing proper and appropriate liquidity management in the current context, and also to further strengthen, financial stability. So it has two broad objectives. The second point, I mentioned that there are, we are instituting several measures. The first one I have said. The second point is as follows. The SDF rate will be 25 basis points below the policy rate, and it will be applicable to overnight deposits at this stage. It would, however, retain the flexibility to absorb liquidity of longer tenors as and when the need arises with appropriate pricing. The MSF rate will continue 25 basis points above the repo rate. Thus, the width of the LAF corridor is restored to the pre-pandemic configuration of 50 basis points symmetrically around the policy repo rate, which will be at the center of the corridor. 3, the third announcement, the fixed rate reverse repo, that is FRRR, if I can put it that way. The fixed rate reverse repo FRRR rate is retained at 3.35%. It will remain as part of RBI's toolkit. However, its operation will be at the discretion of the Reserve Bank for purposes to be specified from time to time. The FRRR, that is fixed rate reverse repo, along with the SDF, will impart flexibility to RBI's liquidity management framework. 4, both MSF and SDF will be available from 17:30 hours to 23:59 hours on all days of the week throughout the year, from 5:30 p.m. to 11:59 p.m. on all days of the week throughout the year, irrespective of holidays or Saturdays or Sundays. 5, it has been decided to restore the opening time of financial markets regulated by the Reserve Bank to the pre-pandemic timing of 9 a.m., that is 9 in the morning, with effect from 18th April, without any change in their closing time prevailing at present. During the pandemic, now these are some of the announcements I made. I will now proceed on. During the pandemic, the Reserve Bank offered liquidity facilities of the order of rupees 17.2 lakh crore, of which 11.9 lakh crore was utilized. So far, 5 lakh crore has been returned or withdrawn on the lapse of various facilities on their due dates. The extraordinary liquidity measures undertaken in the wake of the pandemic, combined with liquidity injected through various other operations of the Reserve Bank, have left a liquidity overhang in the order of about rupees 8.5 lakh crore in the system. The RBI will engage in gradual, calibrated withdrawal of this liquidity over a multi-year time frame in a non-disruptive manner beginning this year. I'll repeat this sentence. The Reserve Bank will engage in gradual and calibrated withdrawal of this liquidity over a multi-year time frame in a non-disruptive manner beginning this year. The objective is to restore the size of the liquidity surplus in the system to a level consistent with the prevailing stance of monetary policy. While doing so, I would like to reiterate our commitment to ensure the availability of adequate liquidity to meet the productive requirements of the economy. We also remain focused on completion of the borrowing program of the government, and towards this end, the Reserve Bank will deploy various instruments as warranted.
I would now like to focus on the external sector. Despite the worsening global supply shocks slowing the recovery in the world economy, India's merchandise exports grew robustly in 2021-22, overshooting the target of $400 billion. A sharp escalation in international commodity prices in conjunction with domestic demand recovery has also led to strong rebound in imports and a widening of trade and current account deficits. The sustained and robust growth in the services exports and inbound remittances continue to keep our invisible account in large surplus, which helps to offset partly the merchandise trade deficit. Despite the sharp jump in crude oil prices and other commodity prices, we expect the current account deficit to remain at sustainable levels, which can be financed with normal capital flows. Overall, our external sector indicators remain healthy and have improved significantly in the recent years. Our foreign exchange reserves stand at 606.5 billion as on 1st April, which are further bolstered by the net forward assets of the Reserve Bank. The Reserve Bank remains committed to maintain orderly conditions in the domestic financial markets and will take appropriate steps as needed on ongoing basis to contain the adverse spillovers from the global developments. I would now like to announce certain additional measures. There are, I think, 6 or 7 announcements, and I shall be quick. First announcement relates to individual housing loans, rationalization of risk weights. The risk weights for individual housing loans were rationalized in October 2020 by linking them only with loan-to-value ratios for all new housing loans sanctioned up to 31st March 2022. Recognizing the importance of housing sector and its multiplier effects, it has been decided to extend the applicability of these guidelines till 31st March 2023. This will facilitate higher credit flow for individual housing loans. The next announcement relates to SLR holdings in the HTM category. With a view to enable the banks to better manage their investment portfolio during 2022-23, it has been decided to enhance the present limit under held to maturity, that is HTM category, from 22% to 23% of the NDTL till 31st March 2023. It has also been decided to allow banks to include eligible securities, that is eligible SLR securities acquired between 1st April 2022 and 31st March 2023 under this enhanced limit. The HTM limits would be restored from 23% to 19.5% in a phased manner starting from the quarter ending June 30th, 2023. Next announcement relates to discussion paper on climate risk and sustainable finance. Climate change poses certain risks that could have implications for the safety and soundness of financial institutions as well as financial stability. To facilitate better understanding and assessment of the potential impact of climate-related financial risks by the regulated entities of RBI, a discussion paper on climate risk and sustainable finance will be published shortly for feedback. Next relates to Committee for Review of Customer Service Standards in RBI regulated entities. The Reserve Bank has over the years taken a number of measures to enhance consumer protection. These measures include laying down regulatory frameworks on customer service, internal grievance redress mechanism, and the ombudsman mechanisms. In view of the transformation underway in the financial landscape due to innovations in products and services, deepening of penetration and emergence of various, deepening of the digital penetration and emergence of various service providers, it is proposed to set up a committee to examine and review the current state of customer service in all the RBI regulated entities. And this committee will focus on adequacy of customer service regulations which are prevalent at present and will suggest measures
to improve them in the future. Next announcement relates to interoperability in cardless cash withdrawal. That is interoperable cardless cash withdrawal at the ATMs. At present, the facility of cardless cash withdrawal through ATMs is limited only to a few banks. It is now proposed to make cardless cash withdrawal facility available across all banks and ATM networks using the UPI. In addition to enhancing ease of transactions, the absence of the need for physical card for such transactions should help prevent frauds such as card skimming, card cloning, etc. Next announcement relates to Bharat Bill Payment System, rationalization of the net worth requirement for the operating units. The Bharat Bill Payment System, BBPS, an interoperable platform for bill payments, has seen an increase in volume of bill payments and billers over the years. To further facilitate greater penetration of bill payments through the BBPS and to encourage participation of a greater number of non-bank Bharat Bill Payment operating units in this system, it is proposed to reduce the net worth requirement of such entities from rupees 100 crore to rupees 25 crore. Next announcement, and that's the last announcement before and after that I... सामने रख दिया है कि इन्फ्लेशन एक बड़ा चैलेंज है और इसीलिए उन्होंने इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो FY23 के लिए बढ़ा दिया है, 5.7% कर दिया जो 4.5% था, सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। साथ ही उन्होंने जीडीपी का अनुमान है उसको घटा दिया है, 7.2% कर दिया जो पहले 7.8 रखा उन्होंने FY23 के लिए। और तीसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि अपना जो रुख है, इंस्टेंस है, उसको लेस एकोमोडेटिव बना दिया है, यानी ग्राउंड वर्क पूरा है कि यहां से आगे जाते हुए अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ तो ब्याज दरें बढ़ती हुई दिखेंगी। और रिवर्स रेपो में 0.4% की ग्रोथ है जो कि लिक्विडिटी सक करने में मदद करेगी। यहां पे डीके जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए क्रिसिल से, इनसे बातचीत करते हैं। जोशी सर, ये जैसा कि हमारी चर्चा हो रही थी एमपीसी में और आपने एग्जैक्टली ऐसा ही कहा था कि रिवर्स रेपो में थोड़ी सी टिंकरिंग, स्टैंस बदलेंगे और यहां से आगे का रास्ता वैसे ही दिखेगा, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ? लगभग वैसा ही हुआ। उन्होंने रिवर्स रिपो को चेंज करने के बजाय एसडीएफ इंट्रोड्यूस कर दिया जो एक लोअर बाउंड है कॉरिडोर का, तो इम्पैक्ट तो वही है। आई थिंक रिवर्स रिपो का इस समय कोई ज्यादा मतलब रह नहीं गया। तो ये इन्होंने देखिए इन्होंने जो कदम आज उठाए हैं, एक तो ये है कि ये बड़ा क्लियर कर दिया है कि अब मॉनेटरी पॉलिसी धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। पहले वो ये कह भी नहीं रहे थे, अब इन्होंने क्लियरली कहना शुरू कर दिया और अकोमोडेटिव वो कम होती जाएगी। और ये एक तरह से सिग्नल भी है कि आगे आपको इंटरेस्ट रेट की बढ़ोतरी के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात ये है, उन्होंने अपना ऑयल का अजम्पशन चेंज कर दिया है, जो बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज कर दिया है। 80 से करीब 100 पे आ गए एवरेज फॉर 22-23। उसका ऑब्वियसली अगर इतना ज्यादा ऑयल, इतने ज्यादा लेवल पे ऑयल रहेगा तो उसका असर इन्फ्लेशन पे पड़ेगा और उसका असर ग्रोथ पे पड़ेगा। और उन्होंने उन दोनों फोरकास्ट में एडजस्टमेंट कर दिया है। इन्फ्लेशन पे ज्यादा असर पड़ा है, ग्रोथ पे उतना ज्यादा नहीं पड़ा है, पर पड़ा है। लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग। आप कैसे पढ़ेंगे इस पॉलिसी को, क्योंकि क्लियरली कहीं ना कहीं डर था कि ये होगा और ये अब आ चुका है। एंड आई एम ग्लैड कि इन्फ्लेशन का जो बड़ा क्लाउड हमारे सर पर है उसको एड्रेस कर रहा है आरबीआई। कितनी जल्दी आप अज्यूम कर रही हैं वो रेट्स बढ़ेंगी, और क्या हमारे लिए भी वैसा ही माहौल पैदा होगा कि शायद अगला जो रेट हाइक आएगा वो 25 नहीं 50 बेसिस पॉइंट का हो सकता है? क्या उस तरह का समा बांधा है आज की पॉलिसी ने? लक्ष्मी, आपका ऑडियो म्यूट पर है, प्लीज अनम्यूट करें। आज की पॉलिसी में कुछ हद तक जो गांव वाले बोलते थे शेर आया, तो बॉन्ड मार्केट वाले बोलते थे कि कॉरिडोर नैरो होगा, कुछ हद तक आज उसका खुलासा कर दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। हालांकि रिवर्स रिपो रेट अनचेंज रहा है, लेकिन ये जो एसडीएफ की बात चली है, जो ये इंट्रोड्यूस हुआ है, जो स्पेशल स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इंट्रोड्यूस हुआ है, वो 3.75 पे है। इसका ये मतलब है कि कल से लेकर आज तक आपकी जो ओवरनाइट रेट में ऑलरेडी 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो चुकी है। आगे चल के हमारा ये मानना है कि उन्होंने जैसे इन्फ्लेशन के फोरकास्ट में बदलाव दिया है तकरीबन 1.2% पे, और ग्रोथ को थोड़ा सा मॉडरेट किया है, यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मार्केट सिर्फ
मार्केट को प्रिपेयर कर रहे हैं कि आगे चल के ये रिपो रेट हाइक भी करेंगे। जरूरी नहीं है कि 50 बेसिस पॉइंट से करें, क्योंकि तेल के दाम वगैरह का अंदाजा लेना बहुत जरूरी है। बट आई थिंक प्रेपरेशन की जो ग्राउंड है वो उन्होंने आज से शुरू कर दिया है। जी जोशी सर, एक चीज़ में और बड़ी इम्पॉर्टेंट मुझे लगी कि जिस तरीके से उन्होंने स्टैंस चेंज कर दिया, अपना लिक्विडिटी सक करने की भी पूरी तैयारी कर ली है इन्होंने, तो इससे ये ऐसा अंदाज़ा लगता है कि अगर पूरा अपना कैलकुलेशन ये $100 पे कर रहे हैं, तो क्या आरबीआई ये मान के चल रही है कि इस साल में, चूँकि मैं हमेशा ही देखता हूँ कि ये लोग लोअर साइड का एस्टिमेट लेके चलते हैं कि कम से कम इतना तो रहेगा, एवरेज प्राइस 100 का रहेगा, तो ये अभी ओपन है, फ्लूइड पॉलिसी है कि आगे जाते हुए ये और गंभीर स्थिति हो सकती, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कोई ऐसे साइन कहीं नहीं दिख रहे हैं कि कोई भी चीज नीचे आने को तैयार है। आपकी बात एकदम ठीक है, जो पर इसीलिए गवर्नर ने जब अनाउंस किया तो साथ में ये भी कहा कि जो नंबर्स वो अनाउंस कर रहे हैं उनमें वो उनको इतना सर्टेनिटी से नहीं लिया जा सकता। किस तरह से कमोडिटी प्राइस मूव करेगा, किस तरह से ऑयल का प्राइस मूव करेगा, वो डिटरमिन करेंगे कि हमारे ग्रोथ और इन्फ्लेशन को क्या होता है। और इसका मतलब यह है कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है कोई फोरकास्ट के आसपास, वो थोड़ा सा और ज्यादा ब्रॉड हो गया है। तो इन नंबर्स में चेंज होना काफी पॉसिबल है। वो किस डायरेक्शन में होंगे ये उस पर निर्भर करेगा कि ग्लोबल सिचुएशन कैसी रहती है, खासकर कमोडिटी और क्रूड पे। आज जो हालत चल रही है उस हिसाब से उन्होंने 100 का जो अजम्पशन लिया है वो ठीक लग रहा है, क्योंकि अभी वही ब्रॉड एक्सपेक्टेशन है सिस्टम में। हमारी फोरकास्ट थोड़ा कम है, 90 के करीब थी, पर उसमें अपसाइड रिस्क थे, तो हमें भी अपना नंबर जो 5.4% जीडीपी का है उसको रिवाइज करना पड़ेगा आगे चलते हुए। इन्फ्लेशन का जो नंबर है, सीपीआई इन्फ्लेशन का फोरकास्ट हमारा 5.4 पे था। अब वो अगर ऑयल कच्चे तेल के दाम और स्ट्रॉन्ग होते हैं या 100 पे भी रहते हैं तब भी हमें रिवाइज करना पड़ेगा। तो क्लियरली आई थिंक पॉलिसी काफी प्रैग्मेटिक है और वो सारे रिस्क्स को क्लियरली असेस कर रही है और फोरकास्ट में बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, और साथ में ये भी गाइडेंस दे रही है कि ये जो नंबर है ये बदले जा सकते हैं, और वो उस पर निर्भर करेगा कि ग्लोबल जो डेवलपमेंट्स हैं वो किस दिशा में जाते हैं। अच्छा हर्षद, इस बीच बॉन्ड जो है 7.004 हो गया है, थोड़ा उससे भी ऊपर निकलता हुआ जा रहा है यहाँ पे, और ये साफ संकेत दिख रहे हैं कि लिक्विडिटी सिस्टम से निकल रही है। जी हाँ, तो 10 साल की ऊंचाइयों पर दरअसल बॉन्ड रेट्स डेफिनेटली है। नीरज, वेरी क्विकली मार्केट पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि जब इनिशियल कमेंट्री आई थी बाजार में एक बहुत तगड़ी रिकवरी देखने को मिली थी और डे लो से हम करीब 200 पॉइंट से ज्यादा रिकवर कर रहे थे, लेकिन इस समय हम घूम फिर कर वही हैं 17,640 के आसपास। एकदम फ्लैट है निफ्टी, क्योंकि जिस बात का डर था कि जो स्टांस है वो बदलेगा वो हुआ है। और निफ्टी बैंक जो रिकवरी दिखाकर थोड़ी सी पॉजिटिव टेरिटरी में आया था, एक बार फिर घूमकर करीब 14-15 अंकों की गिरावट पर ट्रेड कर रहा है। और बैंकों में ही सबसे ज्यादा प्रेशर है। एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स कमजोर है, कोटक जैसे स्टॉक्स कमजोर है, और हम देख रहे हैं एक्सिस हो, इंडसइंड बैंक हो, वहां पर भी जो स्थिति तेजी की बनी हुई थी वहां पर पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं। तो क्लियरली इतना बुलिश बाजार नहीं है इस पॉलिसी को लेकर। हेमंत जानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत जानी, बाजार को कैसे लगी ये पॉलिसी? गुड मॉर्निंग। आई थिंक जो पॉलिसी थी वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही थी। ओनली थोड़ा सा जो कंसर्न है वो ये है कि जो 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड है ऑलमोस्ट 7% पे पहुंच चुके हैं, तो उसके कारण थोड़ा सा एक सेंटिमेंट डेंटेड हो सकता है। पर मेरे ख्याल से जिस तरह के हालात है ग्लोबली, जिस तरह से यूएस के अंदर इंडिकेशंस आ रहे हैं, उसके चलते हुए इंडिया में बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एक पॉजिटिव व्यू लेके ही चलना चाहिए। अगर कोई छोटा सा करेक्शन आता है, क्योंकि हम रिजल्ट्स के सीजन में हैं, तो उसको डेफिनेटली एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए, क्योंकि ये क्वार्टरली जो नंबर्स है उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक दोनों में हम एक बहुत बढ़िया ग्रोथ देख रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल पे, नेट प्रॉफिट लेवल पे, एसेट क्वालिटी वाइज। तो ओवरऑल हम समझते हैं कि थोड़ा सा सेंटिमेंट नेगेटिव है, पर एक पॉजिटिव व्यू लेके चलना चाहिए। अगर कोई छोटा सा करेक्शन आता है तो उसमें एक बाइंग के तौर पे उसको लेके चलना चाहिए। एक चीज़ और हेमंत जानी, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिएगा, जो उन्होंने अपने बात के अनाउंसमेंट में कहा कि रिस्क टू वेटेज लोन डिसबर्सल में जो बहुत महत्वपूर्ण होता है रियल एस्टेट कंपनीज के लिए, उसको मार्च 2023 तक के लिए एक्सटेंड किया है, यानी ज़्यादा लोन डिसबर्स हो पाएगा और जो भी मॉर्गेज प्रॉपर्टीज़ आप लेंगे उसके जो रेशियो है उसमें आपको ईज मिलेगी। तो
ये एक मतलब एक क्या कहते हैं इसको, सस्टेन बेसिस पे आपको राहत दी, कम से कम जो प्राइम सेक्टर है जहां से बहुत सारे सेक्टर्स को फायदा होता है वहां पे दिक्कत नहीं आएगी, बावजूद इसके कि थोड़ा सा लिक्विडिटी सक करेंगे। देखिए, इसमें मेरा ये मानना है कि अभी का भी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है फॉर सर्टेन टाइप ऑफ एडवांसेस, वो थ्रेशोल्ड लिमिट से अभी भी बैंकों की बुक्स काफी कम लेवल पे है। अगर आप पर्टिकुलरली जो बड़ी बैंक, बड़ी एंटिटी जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी लिमिटेड हो गया, तो ये लोगों का अभी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट पहुंचा नहीं है और उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। तो शायद छोटी एंटिटीज है, कोई एनबीएफसी हो गई या कोई छोटी बैंक हो गई, उसके लिए शायद ये एक्सटेंशन जो किया है ऑन द थ्रेशोल्ड लिमिट, वो थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। ओवरऑल सिस्टम के अंदर जो लोन की ग्रोथ है वो काफी बढ़िया हो रही है, 9-10% है, और लोग अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मलाइज होते हुए देख रहे हैं, तो उसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हमारे साथ मिस्टर कामकोड़ी भी जुड़ गए हैं, सिटी यूनियन बैंक के अध्यक्ष। अच्छा, आगे जुड़ेंगे, उनको जल्दी लाइन पर लाइएगा क्योंकि एक बैंकर का भी यहाँ पर व्यू इम्पोर्टेंट है। सुनील सुब्रमण्यम, हेमांग जानी ने साफ कहा डिप्स पर खरीदारी का मौका है बैंकों के लिए, लेकिन जिस तरह से बॉन्ड यील्ड 10 ईयर हाई पर है, ये क्या इंडिकेट कर रही है डेट मार्केट के लिए? क्या रुझान वहां पर उभर कर आएगा? देखिए, डेफिनेटली बॉन्ड यील्ड्स का इंडिकेशन ये है कि फ्यूचर में रेट हाइक्स जल्दी होंगे और जबरदस्त भी होंगे, ये एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आरबीआई ने जो ग्रोथ की फोरकास्ट को कटौती किया है, इन्फ्लेशन को फोरकास्ट को बढ़ा दिया है, और ये भी कह दिया है कि मैं अकोमोडेटिव टर्न को अनअकोमोडेटिव करने की फ्लेक्सिबिलिटी हाथ में रखूंगा। तो नेचुरली वॉर सिचुएशन और कमोडिटी और ऑयल प्राइसेस कैसे डेवलप होते हैं उसके ऊपर आरबीआई रेट हाइक्स को एडवांस भी कर सकती है या डिले भी कर सकती है। तो मार्केट के लिए ये खबर फ्रॉम अ डेट मार्केट पर्सपेक्टिव क्लियर कट अभी है कि इस साल में जरूर रेट्स बढ़ेंगे। तो आज फिर एलोकेशंस जो निवेशक करते हैं उसको शॉर्ट टर्म ही रखना चाहिए, क्योंकि रीप्राइसिंग होगी हर क्वार्टर में बॉन्ड यील्ड्स की। लॉन्गर टर्म एक्सपोजर अभी लिया तो मार्क टू मार्केट लॉसेस आ सकते हैं, तो पोर्टफोलियो को मैं शॉर्ट ड्यूरेशन में रखने की सलाह दूंगा इन्वेस्टर्स को फिक्स्ड इनकम स्पेस। फिक्स्ड इनकम स्पेस में शॉर्ट ड्यूरेशन वाले फंड्स पर ज्यादा फोकस कीजिए इस समय, जो इंडिकेशंस निकल कर आ रहे हैं। लक्ष्मी, जो पिछले कुछ समय से चर्चा हो रही थी कि देखिए ग्रोथ पर फोकस रहेगा, इन्फ्लेशन इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन आज की पॉलिसी में स्पेशली जो कच्चे तेल को बेस अब $20 बढ़ाकर $100 पर आया है, क्या आप कहेंगे जो बैलेंसिंग एक्ट है वो ज्यादा इन्फ्लेशन की तरफ टिल्ट होता हुआ दिखाई देगा? ये वेट यहां पर ज्यादा पॉलिसी का रहेगा? आज की पॉलिसी ने हमको मार्ग दिखा दिया है कि जो महंगाई बढ़ रही है, और ये एक तरीके से अगर आप देखो तो ब्रॉड बेस्ड, ना कि केवल तेल के दाम में जो दिखाई दे रहा है आपको, ये तो खाने पीने के दाम में भी आपको दिखाई दे रहा है, हर जगह का एक सॉर्ट ऑफ ब्रॉड बेस्ड इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। ये जो मार्च का इन्फ्लेशन डेटा है जो आपको अप्रैल में अभी 3-4 दिन में आपको दर्शाया जाएगा, वो वहां पे आप देखोगे शायद कोर इन्फ्लेशन जो आप फूड और फ्यूल के दाम पे हटा के अगर देखो वहां पे भी एक बढ़ने की उम्मीद है। तो एक ब्रॉड बेसिंग के टाइम पे क्या सेंट्रल बैंकर अकोमोडेटिव बायस रख सकता है? तो आज उन्होंने वो इंडिकेशन दे दिया है बाजार को कि फोकस ग्रोथ पे रहेगा, ना नहीं बोल रहे, लेकिन इन्फ्लेशन को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और उस वजह से क्या बॉन्ड यील्ड्स स्थिर रहेंगी? यहाँ से बॉन्ड यील्ड्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, और जो ओवरनाइट रेट पे जैसे उन्होंने 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है, रिवर्स रिपो को स्थिर रखते हुए जो एसडीएफ इंट्रोड्यूस करा है, वो बहुत ही अहम इंडिकेशन है बाजार के लिए कि आने वाले दिनों में यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ सकते हैं। जी जोशी सर, कहने को तो बने कि लेस एकोमोडेटिव, लेकिन मुझे तो बड़ी हार्श लग रही है, क्योंकि क्रूड को का एस्टिमेट है सरकार ने अपने इकोनॉमिक सर्वे में $70-75 पर रखा था, यहाँ पे $100 कैलकुलेशन है। इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट बढ़ा दिया उन्होंने और ग्रोथ कम कर दी है। तो क्या सरकार को भी अब थोड़ा अपनी मैथ चेंज करना पड़ेगा? जो हम लोग बार बार कहते थे कि वह जिम्मेदारी तो उनकी है, ग्रोथ बढ़ाए, कैसे अपनी मैथ ठीक करेंगे? देखिए सरकार, आपकी बात सही है, क्योंकि अब आरबीआई का काम इन्फ्लेशन को काबू में लाना है, तो उन्होंने रिस्क बढ़ते हुए देखे तो उन्हें रेट बढ़ाना वही उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट है। पॉलिसी को टाइट करना, अभी रेट बढ़ाने तो नहीं शुरू किए, पर
अगर आप देखें मार्केट में तो 10 ईयर बॉन्ड तो पहले भी बढ़ चुके थे काफी, और डिपॉजिट रेट्स भी बढ़ रहे थे। वो सब एक तरह से इंडिकेशन था कि इंटरेस्ट रेट अब आगे चलते हुए बढ़ेंगे, और आरबीआई थोड़ा ज्यादा टॉलरेंट हो गया था यील्ड्स के बढ़ने की तरफ भी। तो ये अब इस बार ही उन्होंने थोड़ा सा उसको और एक्सप्लिसिट कर दिया है कि भाई अब हम मतलब हमारा जो स्टांस है वो कॉमोडेटिव से न्यूट्रल की तरफ जा रहा है। अभी उन्होंने बीच मतलब उन्होंने फॉर्मली अनाउंस नहीं किया, बट जो स्टेप्स लिए हैं वो क्लियरली इसी डायरेक्शन में है। तो ये ज्यादा रियलिस्टिक है, मैं ये कहूँगा, जो आज की सिचुएशन है उसको करेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। और इसमें अब सरकार का जो रुख है वो भी उनको, अब फिस्कल मैथ तो उनका ऑलरेडी स्ट्रेस में आ चुका है क्योंकि उनको सब्सिडीज वगैरह का बिल बढ़ेगा, पर इसके साथ साथ उन्हें ये जो कमोडिटी का शॉक है उसको कम करने के लिए वो टैरिफ रिड्यूस करने भी पड़ सकते हैं। नहीं तो सारा बर्डन आरबीआई पे पड़ेगा और आरबीआई को इंटरेस्ट रेट हाइक ज्यादा तेजी से करनी पड़ेगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट थोड़ा अपना जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मॉडरेट करेगी। बहुत ज्यादा नहीं कर सकती क्योंकि स्पेस नहीं है, पर थोड़ा उनको करना पड़ेगा। हमारे साथ मिस्टर कामाकोडी अब जुड़ गए हैं सिटी यूनियन बैंक से। मिस्टर कामाकोडी, गुड मॉर्निंग। रेट हाइक की संभावना डेफिनेटली है, अब ये कब होगा, योर गेस इज एज गुड एज माइन, लेकिन ये क्या माहौल सेट कर रही है इन टर्म्स ऑफ जो आप लेंडिंग कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स को, जो लिक्विडिटी टाइटनिंग की यहाँ पर थोड़ी सी इंडिकेशन दिया है या फिर थोड़ा सा हिंट दिया है कि वो टाइट होती हुई दिखाई देगी, क्या इम्प्लीकेशंस होंगे इसके? See, the policy statement स्पष्ट है कि कोविड के बाद उनका इफेक्ट सब पूरा है, वो नॉर्मलाइजेशन होने का भी एकदम नॉर्मल हो गए, हो गया है सॉर्ट ऑफ। सो उसी वजह से वो रिपोर्ट वजह से गैप वो कोविड के समय क्या एक्सपैंड किया, वो वापस लाइक से प्री कोविड लेवल के तक अभी आया। आगे जाने के समय अभी दो चीज ये भी क्लियर है दैट वो इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन भी अभी ज्यादा किया है, एंड ग्रोथ भी अभी वो वार और ऑयल प्राइसेस के बारे में अभी कम होगा करके वो भी किया है। वो पहले वो 6 महीने के पहले हम सोच रहा था लाइक से वो कोविड के बाद अब सब नॉर्मलाइज होने के बाद एकदम ज्यादा ग्रोथ आएगा करके, बट एक और अनएक्सपेक्टेड event हुआ है। So and even the expectations of oil prices भी वो $100 per barrel वो भी in that basis also वो calculation करके वो the expectation है कि ये साल भी वो कितना तक वो नॉर्मलाइज हो रहा है, वो थोड़ा धीरे वो कम फेस में होगा करके। So, but I think the landing is also like say very smooth. I say planning भी अच्छा दिख रहा है. I think okay, and even the HTM percentage extra कर वो बैंक का भी वो बहुत वो some extra help भी हुआ है. So ये साल going forward वो the positive surprise वो हम expect कर सकता है if वो war फटाफट वो खत्म होकर वो oil market भी normalize हो गया है तो वो the second half of 2022-23 अच्छा होगा करके उम्मीद है। 23 अच्छा उम्मीद है। आशीष चतुर्वेदी है क्या मेरे साथ? आशीष जी, निफ्टी पे क्या राय बन रही है आपकी? एकदम फ्लैट रेड ग्रीन हो रहा है। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, देखिए तो मेरे हिसाब से जो इंडेक्स है वहां पर ऑलरेडी 4 दिन से हमें एक डिप देखने को मिल चुकी है, और मेरे ख्याल से नीरज जी आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से लोअर वॉल्यूम एक्टिविटी लोअर एंड पर ट्रेड कर रही है, ये कहीं ना कहीं एक सिग्नल है कि यहाँ से 17,050 17,000 की जो ट्रेजेक्ट्री 17,500 की जो ट्रेजेक्ट्री है वो बहुत ही अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करेगी और एक अच्छा रिवर्सल बाजार के अंदर में देखने को नजर आ सकता है। तो मेरा मानना है कि एक बाय ऑन डिप की रणनीति बाजार के अंदर में रखनी चाहिए। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस जरूर लगेगा 17,500 का, बट अगर से उस ध्यान रखें तो मेरे हिसाब से यहाँ से एक पुल बैक की संभावना बाजार में 18,100 की ट्रेजेक्टरी पे बनेगी। वहीं बैंक निफ्टी पे आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत हमें इस समय नजर आता है, क्योंकि आप देखिए एसबीआई, आईसीआईसीआई और एक्सिस, ये 3 स्टॉक्स बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ अपनी बनाए रखे हैं। तो मैं समझता हूँ 37,400 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी पे एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 38,500 38,600 की ट्रेजेक्टरी बैंक निफ्टी में खुलती हुई मुझे नजर आ रही है।
38,500 38,600 यहाँ से करीब करीब 1,000-1,200 पॉइंट की तेज़ी का अनुमान आशीष चतुर्वेदी को लग रहा है और उनका मानना है कि यहाँ पे निफ्टी में भी ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है और इस वक्त ग्रीन में भी आ चुका है, 20-25 पॉइंट ऊपर आते हुए दिख रहा है। आशीष चतुर्वेदी, रियल एस्टेट में कोई पिक आपको दिख रही है क्या? पूरी पॉलिसी में उसी के लिए थोड़ी राहत की बात की गई है। बिल्कुल नीरज जी, तो देखिए डीएलएफ जो आज एक इंट्राडे डिप जरूर दिखा रहा है, पर ये हमें देखना होगा कि स्टॉक पिछले 5 दिनों से एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में था, तो यहाँ पर पे ट्रेंड काफी मजबूत है और ये जो डिप आज हमें देखने को मिल रही है ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म डिप मुझे नजर आती है और इसको बाय के तौर पर यूज करना चाहिए। 399 पे इस समय ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है 385 के स्टॉप से यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए और 430 तक की एक पोटेंशियल अपसाइड मैं समझता हूँ डीएलएफ के स्टॉक में भी देखने को नजर आ सकती है और ओवरऑल भी पूरा जो रियल एस्टेट बास्केट है वहां पर एक बेस अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है, बट डीएलएफ मुझे लगता है उस पूरे पॉकेट में सबसे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट अभी नजर आता है। ओके, तो डीएलएफ एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट। हेमांग, आप भी क्या ये रियल एस्टेट स्पेस में एक्सपोजर इस समय बढ़ाना चाहेंगे? जिस तरह के मंथली नंबर्स और बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं, पर्टिकुलरली जो मुंबई बेस्ड कंपनीज है, ओबेरॉय रियलिटी, गोदरेज, इवन डीएलएफ के भी जो अपडेट्स आए काफी एनकरेजिंग थे। तो हमारे हिसाब से रियल एस्टेट का जो तेजी है वो लंबी अवधि का रहेगा, कम से कम 2-3 साल का, और उसमें लोढ़ा हमारा नंबर 1 पिक है और उसके अलावा हमें ओबेरॉय रियलिटी भी पसंद है और प्रेस्टीज और ब्रिगेड जो बैंगलोर बेस्ड कंपनीज है उसमें भी एक छोटा सा एलोकेशन लिया जा सकता है। ओके, उसमें भी लोकेशन लिया सकता है और रियल एस्टेट के जो बिजनेस अपडेट्स हैं वो बहुत ही बेहतर दिख रहे हैं और अभी कम से कम इंडिकेशन है, इसलिए रियल एस्टेट पे मूव बनता दिख रहा है और जो वेटेज है उस पर कोई चेंज नहीं किया बल्कि उसको एक्सटेंड किया गया, तो इस सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। लेकिन आरबीआई ने एकदम साफ ये संकेत दे दिए हैं कि अब उनका फोकस इन्फ्लेशन मैनेज करने में, भले ही वो सप्लाई साइड से ही क्यों ना हो, ग्रोथ की जिम्मेदारी अब दिल्ली की होगी। इस नज़रिए से इस पॉलिसी देखना चाहिए और आगे के लिए रास्ता साफ दिख रहा है कि आगे क्या हो सकता है, कंसिडरिंग कि अगर कोई ग्लोबल सिनेरियो बहुत तेज़ी से बदल जाए तो शायद स्टैंस में और कोई चेंज हो सकता है। अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शायद जून से पॉलिसी से शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जोशी जी, लक्ष्मी जी, कामकोटी सर, जानी और चतुर्वेदी जी। तो हर्षदा यहाँ पे शो समाप्त करें इस उम्मीद में कि चलिए अब सबको रियलाइज़ हो रहा है कि महंगाई है, अब सबको महसूस हो रहा है कि महंगाई हो रही है। मुझे लग रहा है वो ये नींबू का कला कमाल है अब, क्योंकि ये रोजमर्रा की चीजें धीरे धीरे करके काफी बढ़ गई हैं और फिर अचानक बम फूटने लगा है सबके बेसिकली किचन के बजट्स पर और वो एक चिंताजनक स्थिति है। उसी की तैयारी दरअसल आरबीआई गवर्नर भी करते हुए कि अगली पॉलिसी में वो रेट हाइक, या यू नेवर नो, उससे पहले भी एक रेट हाइक आएगा, लेकिन समा बांध दिया गया है। चलिए इसी के साथ वक्त थोड़ा एक छोटे से ब्रेक का, मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी और आगे ऑफ कोर्स आपके लिए लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1। आज आखिरी दिन है इस हफ्ते का, तो क्या कुछ ओवरऑल मूड माहौल में बदलाव होगा आज आरबीआई गवर्नर के कमेंट्स के बाद, उस पर भी रहेगी नजरें, बने रहिए। Banking partner, Union Bank of India. Good people to bank with. Choose power. Choose safety. Choose comfort. Choose clever. Choose what really matters. The new Skoda Kushaq. Skoda. Simply clever. हर उम्र, हर मोड़ पर पाइए सबसे बेहतर सुरक्षा स्टार विमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ, सदैव आपकी सेवा में। 2 BHK लेना है, कोई अच्छा एजेंट है? घर खरीदने के लिए आप मेहनत तो करोगे ही, तो करो और फिर सर्च खत्म करो housing.com पे शॉर्टलिस्ट करके। housing.com, यहाँ सर्च खत्म करो, डाउनलोड नाउ। 50 के बाद भी पाइए अच्छी सेहत पर पकड़। अब पेश है स्टार हेल्थ प्रीमियर इंश्योरेंस पॉलिसी, सदैव आपकी सेवा में। 50 के बाद भी पाइए अच्छी सेहत पर पकड़।
अब पेश है स्टार हेल्थ प्रीमियर इंश्योरेंस पॉलिसी, सदैव आपकी सेवा में। ऑटोमेटिक गो ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक गो ऑटोमेटिक। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मार्केट टाइमर भी गो ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक गो ऑटोमेटिक। अब मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करने का नो टेंशन। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स के साथ जस्ट गो ऑटोमेटिक। गो ऑटोमेटिक। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हर उम्र हर मोड़ पर पाइए सबसे बेहतर सुरक्षा, स्टार विमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ, सदैव आपकी सेवा में। 1 BHK रेंट पे। घर रेंट पे लेने के लिए आप मेहनत तो करोगे ही, तो करो और फिर सर्च खत्म करो housing.com पे शॉर्टलिस्ट करके। housing.com यहाँ सर्च खत्म करो, डाउनलोड नाउ। सर वो यू आर फायर। नो फिकर। Motilal Oswal gives you goal-based solutions all from a single app, so you can live with no fikr. Investments and securities are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. के प्रायोजक हैं कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड और टाटा एल्ट्रॉस DCA। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खिलाड़ी नंबर 1 में। मार्केट के हाल पर नजरें रहेंगी। क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान हो चुका है, मूड बना लिया है कि अगली रेट हाइक जल्द ही आती हुई दिखाई देगी और ये दरअसल 2020 के बाद पहली रेट हाइक होगी, जिसके लिए माहौल सेट कर दिया है। इन्फ्लेशन टारगेट्स बदले हैं और साथ ही साथ जीडीपी का टारगेट भी बदला गया है। ऐसे में मार्केट की चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निफ्टी दरअसल एकदम फ्लैट है, दरों में भले ही कोई बदलाव नहीं हुआ हो, लेकिन जो बयान आए, जो इन्होंने ओवरऑल आउटलुक दिया है कि महंगाई बढ़ती हुई दिखाई देगी, खासतौर से कच्चा तेल हो, गेहूं हो, खाने के तेल हो, मेटल्स हो, इन सब के मद्देनजर ये महंगाई का डर है जो आरबीआई को तैयार कर रहा है एक रेट हाइक के लिए, और उसी पर सबसे ज्यादा जोर दरअसल सभी का रहेगा और ऑफ कोर्स गवर्नर साहब का तो है ही। इसीलिए आप देखिएगा निफ्टी बैंक जस का तस, ज्यादा कुछ हुआ नहीं। बीच में एक एबरेशन था, थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, फिर फिसला। मिड कैप्स में खरीदारी हो रही है। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स आपने जैसे गौर किया होगा, यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस है। 200 अंकों का इजाफा मिड कैप में, 238 से 240 अंकों की बढ़त दरअसल देखने को मिल रही थी आपके स्मॉल कैप इंडेक्स में। इस बीच एसबीआई की ओर से बयान आ रहे हैं कि जमा दरों में यानी कि डिपॉजिट्स में, एफडी में बढ़ोतरी हो सकती है। अब तक रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिवर्स रेपो एसडीएफ के जरिए थोड़ी सी ट्वीक की गई है, उसमें 40 बेसिस पॉइंट का इजाफा देखने को मिला, लेकिन आरबीआई के पॉलिसी के बाद एसबीआई की तरफ से एक बड़ा बयान आता हुआ कि 75 बेसिस पॉइंट से 30 बेसिस पॉइंट डिपॉजिट रेट में इजाफा देखने को मिल सकता है। अगर देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक ये इंडिकेट कर रहा है, तो बाकी बैंकों की तरफ से भी इसी तरह के स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। निफ्टी एकदम फ्लैट। हमारे तीनों जानकारों को आपके सामने पेश करते हैं और उनसे पूछेंगे फिर आज के लिए स्टांस क्या बनता दिखाई देगा। राजन शाह, समित चौहान, मेहुल कोठारी, तीनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कल तक के रिटर्न्स पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। समित लीड कर रहे हैं दरअसल इस मुकाबले को, 20% तक के रिटर्न्स इनके हुए हैं कल तक। 16% के रिटर्न्स मेहुल कोठारी के और 7% के रिटर्न्स है राजन शाह के। आप तीनों का स्वागत है। पहले वेरी क्विकली समित, आपकी राय निफ्टी बैंक पर। कंस्ट्रिंग पॉलिसी में हम सब ने सुन लिया है कि आगे रेट्स जल्द ही बढ़ सकते हैं, ये इंडिकेशन आ चुका है। अकोमोडेटिव स्टांस को अब धीरे धीरे करके बदला जाएगा। गुड मॉर्निंग अर्शद। देखिए लास्ट 2-3 दिनों में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है और अभी इम्पोर्टेंट जंक्चर पे है, तो यहाँ पे 17,600 17,500 ये निफ्टी के लिए हम काफी अच्छा सपोर्ट देख रहे हैं, और जब तक ये क्लोजिंग बेसिस पे ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है तब तक हमें लगता है कि जो बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रेटेजी अभी भी मेंटेन रखनी चाहिए। ये जो स्ट्रेटेजी है वो निगेट होगी 17,400 के नीचे, तो तब तक हम ये बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी मेंटेन रखेंगे और जो डिक्लाइन है
वहां पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर कोई स्ट्रेंथ यहाँ से आनी है वो 17,800 के ऊपर आएगी, तो फिलहाल हम यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे अगर बाइंग पोजीशंस लेते भी है, जो एग्रेसिव पोजीशंस लॉन्ग साइड पे लेने हैं वो 17,800 निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में जैसे ही आपको 37,800 38,000 का लेवल्स ब्रेक होता है वहां पे भी एक एग्रेसिव लॉन्ग्स आप क्रिएट कर सकते हो, और फिर हमें लगता है कि हम अच्छे खासे लेवल्स ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो फिलहाल मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर ही फोकस करेंगे, और जो डिप है वहां पे यस डेफिनेटली हम इंडेक्स स्पेसिफिक तो लॉन्ग रहना चाहेंगे जब तक कोई की इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यहाँ पे ब्रीच नहीं होते। ओके, तो ये इनफैक्ट रेडार पर रहेंगे इंडेक्स के ट्रेड्स, लेकिन ज्यादा एक्शन आपको मिड कैप्स में दिखाई देगा जो स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है। मेहुल, आपकी अप्रोच भी यही है स्टॉक स्पेसिफिक की? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। जी हाँ, क्योंकि आज भी अगर देखें मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में है, बट एट द सेम टाइम अगर हम मार्केट ब्रेथ देखें तो अभी भी डबल पॉजिटिव है मार्केट ब्रेथ, एडवांसेस और डिक्लाइंस को देखें तो। एट द सेम टाइम जो 4 तारीख को ब्रेकआउट हमने देखा था निफ्टी में और बैंक निफ्टी में बिकॉज ऑफ HDFC ट्विंस, तो दोनों ही स्टॉक अगर देखें तो उन्होंने अपना गैप फिल कर दिया है, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि दोनों यहाँ से थोड़े बहुत बॉटम आउट हो सकते हैं और फिर से एक नया बाउंस दिखा सकते हैं। तो इसके चलते मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से आज या कल में निफ्टी के, आज या मंडे से निफ्टी में थोड़ा रिवर्सल स्टार्ट होना चाहिए, अपसाइड आना चाहिए, और तकरीबन 17,600 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, और अपसाइड में 17,800 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। 17,800 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अब देखना यह है कि 17,800 के पार हम जाते हैं या नहीं, क्योंकि गाड़ी वहीं पर बार बार आके अटक रही है। जो 200 पॉइंट का दायरा है वो अभी भी इंटैक्ट है, 600 नीचे की तरफ, 800 ऊपर की तरफ। राजन, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, स्पेशली निफ्टी बैंक पर अगर व्यू है तो बताइए। गुड मॉर्निंग हर्षिता। जिस हिसाब से मार्केट का सेटअप है उस हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर भी तेजी का ये ट्रेड लेना चाहिए। अभी जो बैंक निफ्टी वो रेजिस्टेंस फेस कर रही है 37,800 के आसपास, जैसे ही उसके ऊपर निकलेगी बैंक निफ्टी इमीडिएट अपने को 38,100 से लेके 38,300 तक जाए ऐसा दिख रहा है। नेट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, गैप अप ओपनिंग हुआ था 4 अप्रैल का, वो गैप फिल हो रही है, और गैप फिल होने के लिए ये कंप्लीट हो चुका है गैप फिलिंग का प्रोग्राम, और अब मार्केट जो है अगेन वो उनकी प्रीवियस मोमेंटम के अंदर जाएगा, और तेजी के ट्रेड्स यहाँ से करंट लेवल से करना काफी अच्छा साबित हो सकता है। के ट्रेड्स पर फोकस कीजिए, और कई सारे तेजी के ट्रेड्स दरअसल देखने को मिले हैं। एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाना चाहती हूँ जिसमें एक बहुत तगड़ा रुझान देखा गया जब हम पॉलिसी में इनफैक्ट फोकस थे। ग्रासिम स्क्रीन पर लेकर आइएगा। 4% का इजाफा दरअसल देखने को मिला है, और पिछले आधे घंटे में हमने देखा धीरे धीरे करके ट्रैक्शन इसका बढ़ता हुआ करीब 1752 के लेवल्स है। इस बीच SBI लाइफ में कुछ तेजी बनती हुई दिखाई दी है। कोल इंडिया तो सुबह में ही ऊपर खुला था, तो वहां पर अभी भी पोजीशंस इंटैक्ट है। चलिए, लेकिन हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में अब क्या बदलाव आएंगे उसकी बात करते हैं। एक एक करके सबका पोर्टफोलियो आपको दिखा देते हैं। पहले समय चौहान का पोर्टफोलियो, महिंद्रा हॉलिडेज में कल ही प्रॉफिट बुक कर लिया। जमुना ऑटो और ग्रेफाइट इंडिया के ट्रेड्स को दरअसल ये कैरी कर रहे हैं। 116 टारगेट जमुना का है और 634 ग्रेफाइट का। समित, नया क्या जोड़ेंगे? समित? जी हाँ अर्शद, आप देखिए APL अपोलो को यहाँ पे हम ऐड करना चाहेंगे, जो मंडे को भी हमने ऐड किया था। वहां से एक अच्छा ब्रेकआउट आया और 2 दिनों में अच्छा प्रॉफिट बुकिंग के बाद प्रिसाइज एक पुल बैक आया उसके ट्रेंड लाइन लेवल के आसपास। हालांकि लास्ट 5 मिनट में 1% ये स्टॉक बढ़ चुका है, बट अभी भी हमें यहाँ पे एक डिसेंट ट्रेड सेटअप दिख रहा है। इसमें 956 के स्टॉप लॉस से APL अपोलो हम बाय करने की सलाह देंगे। 1045 का टारगेट है, नॉट नेसेसरी ये आज के लिए टारगेट होगा, ये नेक्स्ट वीक तक भी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, तो हम इस पर अभी भी अपडेट रहेंगे, और 1045 के टारगेट के लिए APL अपोलो बाय करने की सलाह रहेगी। और स्टॉप लॉस क्या बोला आपने? 956। ओके। 956 का स्टॉप लॉस लगाइए। APL अपोलो में तेजी की पोजीशन लेकर चल सकते हैं। स्टॉक अभी भी आपको 0.3% नीचे दिखेगा, लेकिन 1045, और ये सिर्फ आज का ट्रेड नहीं है, ये अगले हफ्ते कैरी करने वाला ट्रेड साबित हो रहा है APL अपोलो पर जो राय आ रही है। मेहुल का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लाते हैं, और मेहुल के पोर्टफोलियो में देखिए इन्फो एज अभी भी है, फर्स्ट सोर्स को अभी भी कैरी कर रहे हैं। स्ट्राइड्स फार्मा में दरअसल 375 के आसपास इन्होंने अपनी पोजीशन काट ली। 5100 का टारगेट इन्फो एज का अभी भी कंटिन्यूड है, और 148 का टारगेट फर्स्ट सोर्स में।
मेहुल, आपका ट्रेड? देखिए हर्षदा जी, आज मेरा एक ट्रेड रहेगा, वो है सिंजिन। 624 का भाव है, ये 600 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। अपसाइड में 670 के टारगेट रहेंगे। काफी समय से कंसोलिडेट कर रहे हैं और आज एक ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडिडेट मुझे लग रहा है। वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे खासा हुए हैं सुबह से, तो 624 के रेट पर सिंजिन को बाय करना है। 620 का स्टॉप 600 का स्टॉप लॉस और 670 का टारगेट रहेगा। 670 के टारगेट के लिए सिंजीन में मौका आज दिख रहा है। बायोकॉन की सिस्टर कंपनी है ये, और यहाँ पर 2.5% तक की तेजी। 600 के स्टॉप लॉस के साथ दरअसल ये मौका चूकिएगा नहीं, 2.5% ऊपर है तो मोमेंटम आगे बढ़ सकता है इस ट्रेड में। अब आते हैं राजेन शाह के पोर्टफोलियो पर। एक तो भारत डायनामिक्स इन्होंने कल पिक किया था, वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। वैसे भी हमने देखा है डिफेंस कंपनियों में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी, तो भारत डायनामिक्स 750 के टारगेट के लिए अभी भी होल्ड है। 2 जगह खाली है। राजेन, क्या जोड़ेंगे आप? यहाँ पे मैं पहले ऐड करना चाहूँगा सीजी पावर को। 215 के आसपास ट्रेड हो रहा है। करंट रेट से लॉन्ग जाने का रहेगा। 207 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट के अंदर यहाँ पे अराउंड 230 और 240 2 टारगेट के लिए मैं सीजी पावर को करंट रेट से बाय करूँगा। 230 का टारगेट और 207 का स्टॉप लॉस। बाय साइड का ट्रेड दरअसल आ रहा है सीजी पावर में, और ये काउंटर भी करीब 1.5% ऊपर है। दूसरा स्टॉक है राजन इस समय हाथ में? दूसरा स्टॉक यहाँ पे रहेगा सुवेन फार्मा का। 624 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 600 का रहेगा। टारगेट रहेगा 670 से लेके 700 का। 670 से 700 का टारगेट। ये है फिलहाल सुवेन फार्मा पर ट्रेड। ये भी काउंटर करीब 4% तक की तेजी दिखा रहा है। देखिए, फोकस हमारे जानकार मिड कैप ट्रेड्स पर ही रख रहे हैं, क्योंकि इससे में मार्केट का फ्लेवर दरअसल मिड कैप्स में ही है। इंडेक्स में ज्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं है, और निफ्टी के ट्रेड ज्यादा एक्शन यहां से आगे दिखाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन स्टील स्टॉक्स में थोड़ा सा एक्शन है। इस पर एक व्यू दीजिएगा प्लीज समित। स्पेशली टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स 1% ऊपर। प्राइस हाइक भी इन्होंने एक और अनाउंस कर दिया है, जो कल से लागू हुआ, 4 से 5,000 रुपए प्रति टन। देखिए अर्षदा, ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारा ये मानना है, जब भी ये अप्रैल सीरीज किक ऑफ हुई थी, तभी से हमारा मानना है कि ये स्टील काउंटर्स में थोड़ा आपको कंसोलिडेशन दिखेगा एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में, और ये रेंज में इधर रहेंगे या थोड़ा प्राइस वाइज करेक्शन रहेगा। यहाँ से हम ज्यादा ऊपर की तरफ बड़ी मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो टाटा स्टील हो या जेएसडब्ल्यू स्टील हो या जिंदा स्टील, हमारा फिलहाल तो ऐसा कोई यहाँ पे बाय की सलाह नहीं रहेगी। अगर लोअर लेवल्स दिखते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज तो शायद हम सोच सकते हैं, बट करंट लेवल पे हमें लगता है कि इट इज मोर ऑफ अ कंसोलिडेशन फेज। ओके, तो ये फिलहाल कंसोलिडेट कर रहे हैं, नया ट्रेड मत लीजिए इन काउंटर्स में। ये फिलहाल राय समित की। 83 पॉइंट नीचे इस समय निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। 37,462 के लेवल्स आपके लिए निफ्टी बैंक के हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। देखते ही देखते 100 पॉइंट फिसल चुका है ये इंडेक्स, और निफ्टी भी सिर्फ 4 पॉइंट ऊपर है। तो प्रेशर आया है, और गहरा प्रेशर इस समय मार्केट्स में बनता हुआ। लेते हैं एक ब्रेक, फटाफट लौटेंगे। आप बने रहें सीधी सी आवाज के साथ। A vision becomes a milestone when it helps make a cleaner, smarter, and a more beautiful planet. So that you can set off on joyous new journeys and adventures. Building stronger bonds and bridging impossible distances, which take you from the ever new to the forever beautiful. Opening up vistas and windows to a vibrant new world. A vision becomes a milestone when it touches millions of lives. Aditya Birla Group. Big in your life. अबे डॉलर ऊपर गया, वो देख। डॉलर पे लगाओ। ये डब्बा मेरा है। और तुम? मैं ऐसे नहीं मिलता, कमाना पड़ता है। फिट है बॉस। डॉलर बिग बॉस, फिट है बॉस। The housing team is experiencing a turnaround and is expected to grow at a faster rate, providing various growth opportunities across businesses
related to housing theme. Presenting ICICI Prudential Housing Opportunities Fund. NFO closes 11th April 2022. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Choose power. Choose safety. Choose comfort. Choose clever. Choose what really matters. The new Skoda Kushaq. Skoda, simply clever. गाड़ी बेचने जा रहा था पर बेटी ने रोक लिया। पर नो टेंशन, आप भी कार देखो पे होम इंस्पेक्शन बुक करो और घर बैठे अपनी गाड़ी बेचो, वो भी बेस्ट प्राइस पे। कार देखो, भरोसा करके देखो। रोहन, तेरी नई जॉब लगी, तूने बताया नहीं? इसने माना ही नहीं कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट ई-एटीएम के साथ शेयर्स बेचने पर पैसा 5 मिनट में बैंक अकाउंट में आ जाता है। बोला ऐसा है तो मैनीक्वीन बन जाऊंगा, और बन गया। दुनिया स्मार्ट हो गई और तू मैनीक्वीन बन के रह गया। करो तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट करो। गर्लफ्रेंड से नहीं लवाएगा। Investments in securities markets are subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज दिस? अब ऐसी भयंकर गर्मी से राहत तो सिर्फ सिम्फनी एयर कूलर ही दे सकता है, जो पंखे जितनी बिजली में दे जबरदस्त कूलिंग। गर्मी को करो सिम्फनी। DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स अब कोलकाता एंड जयपुर में। RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। Presenting Steris Healthcare Private Limited. Steris, quality that you can trust. फंड नहीं है तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट का बाय नाउ पे लेटर ऑप्शन क्यों नहीं ट्राई करते? अपॉर्चुनिटी दिखे तो स्टॉक्स खरीदो, मार्जिन फंडिंग करके बाद में वापस कर देना। करो तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट करो। Investments in securities markets are subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. चैंपियंस तो यहाँ भी बनते हैं। रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। डाउनलोड कीजिए rummyculture.com से। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। Realize your dreams with Canara Bank at low and attractive interest rate. Reach us at your convenience. Canara Bank. Together we can. Imagine a place where you can finally be free. Free to Zoom without a meeting request. Free to enjoy savory bites and stunning sights. It's time to break free. Plan your future getaway with Norwegian Cruise Line. Sail safe, feel free. सुकून ना शहर में है ना बड़े घर में। सर पे चाय की पहली चुस्की लेने पर पापा की उस आह में सुकून है। मम्मी को सपनों की ओर इतने ग्रेसफुली जाते देखने में सुकून है। रिश्ता ये तुझसे अपनों के सुकून में ही सुकून है। तू है जो साथ तो सुकून। इन सुकून के पलों को हमेशा साथ रखकर देखो। इंश्योरेंस देखो पर भरोसा करो। जो साथ तो सुकून। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। 100 पॉइंट से ज्यादा के नुकसान में इस समय निफ्टी बैंक आपको दिखाई देगा। 17,631 के लेवल्स पर निफ्टी भी है, तो डे लो पर आ ही गया है इनफैक्ट मार्केट। और ध्यान रखिएगा मिड कैप इंडेक्स जो करीब 220 अंकों की बढ़त दिखा रहा था, यहां पर भी ऊपरी लेवल्स पर पोजीशंस हल्की होती हुई अब सिर्फ 190 अंकों की ही बढ़त देखने को मिल रही है। यह है फिलहाल आपके लिए स्थिति ताजा मार्केट की। चले एक एक करके सबके पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं, देखते हैं उनकी तरफ से क्या फिलहाल अपडेट्स है और क्या उसका रिवॉर्ड है। भारत डायनेमिक्स को कैरी किया राजन शाह ने, 750 का टारगेट। सीजी पावर नया जोड़ा है, 230 का टारगेट, 207 स्टॉप लॉस। सुवेन फार्मा 670 का टारगेट, 600 है स्टॉप लॉस। फटाफट रिटर्न्स देख लेते हैं। बीडीएल इनको आज 6% जोड़कर दे रहा है, ये तो एक बहुत ही तगड़ा मूव देखने को मिला। 0.19% की नरमी सीजी पावर में और सुवेन भी हल्का सा आधा % नीचे है। पूरा जो गेम है वो बीडीएल करके दे रहा है इनके लिए। समित के पोर्टफोलियो में जमुना ऑटो 116 के लिए कैरी किया, ग्रेफाइट इंडिया 634 के लिए कैरी किया। अब एपीएल अपोलो इन्होंने नया जोड़ा है, 1045 का टारगेट है, 956 का स्टॉप लॉस। और रिटर्न्स देखते हैं इन तीनों ट्रेड्स में क्या बन रहे हैं। और एपीएल अपोलो 0.11% जोड़ रहा है,
ग्रेफाइट इंडिया थोड़ा सा ड्रैग है 1.5% तक का, लेकिन 0.75% तक का योगदान जमुना ऑटो की तरफ से आता हुआ। अब आइए मेहुल कोठारी के पोर्टफोलियो पर। 2 ट्रेड्स इन्होंने भी कैरी किए। एक तो फर्स्ट सोर्स 148 का टारगेट इंटैक्ट है और इन्फो एज 5100 के लिए कैरी कर रहे हैं। सिंजीन नया जोड़ा है इन्होंने 670 का टारगेट और स्टॉप लॉस दरअसल इनका 600 का है। और इस घंटे इन्फो एज फ्लैट है, सिंजीन हल्का सा 0.14% जोड़कर दे रहा है, 0.29% का प्रेशर फर्स्ट सोर्स की तरफ से बनता हुआ। अब देखते हैं कौन कहां पर पहुंच रहा है। बीडीएल की चाल ये डबल डिजिट रिटर्न्स कमा कर दे रही है राजन को, लेकिन आगे अभी भी है समित चौहान 21.35% के रिटर्न्स के साथ। दूसरे स्थान पर 15.22% के रिटर्न्स के साथ मेहुल कोठारी और 10.19% के रिटर्न्स हो गए हैं राजन शाह के। देखिए एक ट्रेड कैसे बदल रहा है और जान डाल रहा है उस पोर्टफोलियो में। तो ये है फिलहाल अब तक की स्थिति। इसी के साथ आप सभी से लेंगे इजाजत। आप तीनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए। और ऑफ कोर्स आज दोपहर 3:30 बजे खिलाड़ी नंबर 1 के विजेता से हम बात करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने आइडियाज दिए। अब कोई भी बदलाव होगा तो अपडेट दीजिएगा जरूर। 1 बजे रिविजिट करेंगे आपके पोर्टफोलियोज को। चलिए वक्त हो रहा है इसी के साथ ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद पूरा फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। के प्रायोजक हैं कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड और टाटा एल्ट्रॉस DCA। आज कंज्यूमर्स के लिए दुनिया सिमटती जा रही है। प्रोडक्ट से लेके सर्विसेज और एंटरटेनमेंट सब कुछ मिल जाता है एक क्लिक, एक टैप पर। ऐसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में BFSI सेक्टर भी डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाकर तेजी से बदलाव ला रहा है, ताकि कंज्यूमर्स को एक कन्वीनियंट और कंप्लीट डिजिटल एक्सपीरियंस मिल सके। आधुनिक और सुविधाजनक बैंकिंग सिस्टम के जरिए बिना किसी झंझट के। ये गतिशील बदलाव ही है फ्यूचर ऑफ बैंकिंग। Bank of Baroda presents the future of banking, powered by CNBC TV 18 and CNBC Awaaz. Presented by Bob World from Bank of Baroda. डॉक्टर साहब ज्यादा पेन तो नहीं होगा ना? पता भी नहीं चलेगा। हो गया। हो गया? वाह डॉक्टर साहब आप तो जीनियस हो। अच्छा शेयर कौन सा लूं? सही सवाल गलत जगह। सही जगह है ग्लोब कैपिटल, जहां पर आपको मिलेंगे अवार्ड विनिंग रिसर्च बेस्ड आइडियाज, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की सुविधा और मेरे जैसे वेल्थ मैनेजर्स की सर्विसेज। ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। Imagine a place where you can finally be free. Free to Zoom without a meeting request. Free to enjoy savory bites and stunning sights. It's time to break free. Plan your future getaway with Norwegian Cruise Line. Sail safe, feel free. नई कार, EMI और डाउन पेमेंट। No fikar. Motilal Oswal gives you goal-based solutions all from a single app, so you can live with no fikar. Investments and securities are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. गाड़ी बेचने जा रहा था पर बेटी ने रोक लिया। पर नो टेंशन, आप भी कार देखो पे होम इंस्पेक्शन बुक करो और घर बैठे अपनी गाड़ी बेचो, वो भी बेस्ट प्राइस में। कार देखो, भरोसा करके देखो। Realize your dreams with Canara Bank at low and attractive interest rate. Reach us at your convenience. Canara Bank. Together we can. अगर इस बार भी लीकेज बंद नहीं हुआ ना तो छत पे सो जाना। केमिकल वाटर प्रूफिंग कर रहा हूँ बे। वाह तू क्या कर रहा है? मैं तो खाना पचा रहा हूँ। ये देख। बार बार केमिकल वाटरप्रूफिंग नहीं, एक बार एशियन पेंट्स डैम प्रूफ कराओ। वारंटी वाले वाटरप्रूफिंग के लिए कॉल करें 80504 80504। चैंपियंस यहाँ भी बनते हैं
रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। डाउनलोड कीजिए rummyculture.com से। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने सिक्योर्ड रिडीमेबल एनसीडी के पब्लिक इशू की घोषणा करी है। 9.25% प्रति वर्ष तक की कूपन दर की पेशकश की है और 0.25% प्रति वर्ष का अतिरिक्त इंसेंटिव भी दे रहे हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए इशू खुला है। सब्सक्राइब करने के लिए 0124691380 पर कॉल करें। जोखिम कारक मुद्दों और इशू से संबंधित जानकारी के लिए सेबी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी और प्रमुख प्रबंधकों की वेबसाइटों पर उपलब्ध शेल्फ और ट्रांच 1 प्रोस्पेक्टस देखें। रंग रंगीलो मोरो बालम आज मोरे घर आयो रे तपती धूप में जैसे ठंड। Exceptional airflow and powerful cooling with the new tropical innovation inverter series from General, the Extreme Machine. सब ठीक है ना? अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। स्टॉक खरीदा था, फंड नहीं है। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट का बाय नाउ पे लेटर ऑप्शन क्यों नहीं ट्राई करते? अपॉर्चुनिटी दिखे तो स्टॉक्स खरीदो, मार्जिन फंडिंग करके बाद में वापस कर देना। करो तो ICICI डायरेक्ट करो. Investments in securities markets are subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. बढ़ते व्यापार को चलाना एक सफर की तरह है। रास्ते में होंगे कई सवाल, चुनौतियां और कुछ दिलचस्प मोड़। लेकिन आप जहां भी उस सफर में होंगे, डेल टेक्नोलॉजीज एडवाइजर आपकी सहायता के लिए है हरदम तैयार, सही टेक सॉल्यूशंस के साथ, ताकि आपको और आपके ग्राहकों को कहीं रुकना ना पड़े। Presenting Steris Healthcare Private Limited. Steris, quality that you can trust. अरे भाभी जी बड़े दिन बाद। मुझे बेस्ट डायमंड ज्वेलरी दिखाओ। ये एक्सचेंज करा लूं? बेटा एक्सचेंज में ज्यादा नहीं, सिर्फ 5% कटेगा। वाह! पेश है 95% एक्सचेंज वैल्यू और 90% बाय बैक भी। किसना डायमंड ज्वेलरी। सर पे हाथ तो सुकून है। चाय की पहली चुस्की लेने पर पापा की उस आह में सुकून है। इन सुकून के पलों को हमेशा साथ रख कर देखो। इंश्योरेंस देखो पर भरोसा करके देखो। जो साथ तो सुकून। नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है और मैं और दीपाली दोनों इस बार यहाँ पर बॉम्बे स्टूडियो से आपका स्वागत करते हैं। और शुरुआत यहाँ पर कच्चे तेल से करेंगे क्योंकि यहाँ पर $100 के नीचे लगातार कारोबार बना हुआ है। ये दूसरा ऐसा हफ्ता होगा जब मुनाफा वसूली हमने कच्चे तेल में जारी आते हुए देखी है, यानी कि नेगेटिव क्लोजिंग इस हफ्ते के लिए भी एक्सपेक्टेड है। और अगर आप दोनों ही कच्चे तेल की वैरायटीज को देखें तो 95 और 99 के आसपास कारोबार है, यानी कि दोनों में करीब करीब 100 के नीचे कारोबार है। हल्की सी खरीदारी आपकी स्क्रीन पर फिलहाल। वहीं अगर सोने चांदी में देखें तो थोड़ा दबाव यहाँ पर लगातार देखने को मिला है। US डॉलर 2 साल के हाईज पर है, उसका दबाव बाजार में है। वहीं एग्री कमोडिटीज में NCDX पर मसालों में आज गिरावट यानी कि मुनाफा वसूली देखने को मिली है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, अगले हफ्ते के लिए क्या स्ट्रैटेजीज बनाएं, ये सब बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमिरेट्स NBD के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया और कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि दियोरा। हमारे साथ मसालों पर बात करने के लिए जुड़ेंगे मनसाराम योगेश चंद के पूनम चंद गुप्ता और ऊंझा APMC से वाइस चेयरमैन अरविंद पटेल। लेकिन शुरुआत हम यहाँ पर कच्चे तेल से करेंगे क्योंकि मुनाफा वसूली यहाँ पर लगातार हावी है और जैसे मैंने कहा कि ये दूसरा हफ्ता होगा जब एक नेगेटिव क्लोजिंग की तरफ हम यहां पर बढ़ रहे हैं। धर्मेश, कैसे देखते हैं आप ये मुनाफा वसूली और क्या और भी गिरावट की एक्सपेक्टेशन है? अगले हफ्ते के लिए क्या रेंजेस बना के चलें? गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए, मैं कच्चे तेल में अभी भी काफी बेरिश हूँ। इनफैक्ट लास्ट 3 हफ्ते से मैं यही कह रहा हूँ कि कच्चे तेल में जो कंसोलिडेशन फेस है वो मंदी का ज्यादा रहेगा क्योंकि प्राइस काफी ओवरहीटेड था और जो तेजी थी वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट थी जो जियोपॉलिटिकल रिस्क के ऊपर। जिस रफ्तार से मार्केट में तेजी थी, अभी जो करंट सिनेरियो है कि ये प्रोलॉन्ग हो रहा है, जो रिस्क आवाज पर है प्रोलॉन्ग हो रहा है, तो जितनी प्रोलॉन्ग होगी उतनी मार्केट में कंसोलिडेशन बढ़ेगी और यही सीन आप देखने मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स $100 की तरफ चला गया है। जो नेगोशिएशन चालू है वो ईज हो रहा है। एक तरफ से स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसे प्रेशर में आना ही था और यही हो रहा है। ऑलमोस्ट $20 की गिरावट आपको 2 हफ्ते में देखने मिली है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि गिरावट बरकरार रहेगी और डोमेस्टिक मार्केट में 7,300 से लेके जो 7,400 का जो रेंज था वो भी ब्रेक होते हुए मुझे लग रहा है कि प्राइस 7,000 के लेवल्स पे आके रुकेगी अगले हफ्ते में। तो यहाँ पे आप मंदी हावी रखें,
मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि गिरावट और रहेगी और $95 से लेकर $91 के लेवल्स आपको शीघ्र ही अंतरराष्ट्रीय मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में 6,800 से लेके 6,750 के लेवल्स आपको शीघ्र ही देखने मिल सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा आप यहाँ पे मंदी करके चल सकते हैं। रवि, अब तो $91 की बात होने लगी है ब्रेंट पर क्रूड की, आपका भी सिमिलर व्यू है? यहाँ से गिरावट ही देख रहे हैं क्रूड में? जरूर से गिरावट का रुझान रहेगा। उसका बेसिक पर्पस एंड रीजन यह है क्योंकि पहला तो डॉलर इंडेक्स में जितनी बढ़त आ रही इतना कुछ इम्पैक्ट डोमेस्टिक यूनिट पे नहीं हो रहा है। मिल्क के रूपी फिर भी वर्सेस डॉलर इंडेक्स के मुकाबले स्ट्रांग है, तो हमारा जो कन्वर्जन है वो भी हमारे फेवर में। सेकंड जो पॉजिटिव इम्पैक्ट मींस के जो सप्लाई वाइज देखे तो अगर हम देखें तो धीरे धीरे जो सप्लाई एंड डिमांड का जो बैलेंस है वो काफी रिस्टोर हो रहा है एंड जो रिसेंट कंसर्न्स थे या यूक्रेन के रिलेटेड जो हैंगओवर थे वो धीरे धीरे लोग इसको डिस्काउंट करना चालू किया है। सिमिलर वे में जो रशिया वर्ल्ड के टॉप 2 कंज्यूमर इंडिया एंड चाइना को जो डिस्काउंटिंग पे क्रूड दे रहा है, साथ में ईरान काफी टाइम से चाइना को डिस्काउंट पे क्रूड दे रहा है, तो डिस्काउंट वाला फैक्टर है वो भी प्राइस के लिए हैंगओवर है क्योंकि अगर 2 बड़े कंज्यूमर को इतने डिस्काउंट पे क्रूड मिल रहा है तो आई थिंक एक ग्लोबल जो सारे दूसरे ओपेक मेंबर्स है इसके लिए पॉजिटिव चीज नहीं है। तो वहां भी वो लोग जो भी रिसेंट उसके नेशन है उसके आसपास के नेशन है वो अपने प्राइसेस एशिया के लिए बढ़ा रहे हैं या यूरोप के लिए बढ़ा रहे हैं। ओके, टेक्निकल इशू यहाँ पर रवि के साथ यहाँ पर नजर आता है, लेकिन जैसे बात की जा रही थी कि दोनों ही एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मुनाफा वसूली यहाँ पर कच्चे तेल में जारी रह सकती है और बेचकर ही आपको कारोबार करना है आज के लिए और अगले हफ्ते के लिए। लेकिन धर्मेश, अगर नजर डालें यहाँ पर नेचुरल गैस पे तो ये मल्टी ईयर हाइज पर है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 13 साल के हाइज पर, और भारतीय बाजारों में यहाँ पर हमने 480 जैसे लेवल्स फिर से बनते हुए देखे हैं। यहाँ पर क्या राय है? देखिए, नेचुरल गैस काफी विपरीत कमोडिटी है। ये कमोडिटीज जो है इसमें स्पेशली वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा है। मैं रेकमेंड करूंगा स्पेक्युलेटर इसमें ज्यादा ट्रेड करे। रही तेजी की बात, ये कम्प्लीटली रिवर्स ट्रेड हो रहा है। आज के तारीख में जो शिफ्टिंग चालू है कच्चे तेल से गैस में, प्लस जो गैस की सप्लाई है उसमें भी काफी अड़चन आ रही है ऑन रशिया बेल्ट के साइड। तो इस कारणवश आपको अच्छी खासी तेजी कच्चे तेल से लेके शिफ्ट होते हुए आपको नेचुरल गैस में देखने मिल रही है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये 500 के स्तर आपको शीघ्र ही ब्रेक करते हुए देखेंगे। मैं रेकमेंड करूंगा स्पेशली स्पेक्युलेटर्स इसमें हावी हो और जो फंडामेंटल्स बायर्स है उन्हें वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखेंगे, क्योंकि अगर देखिए तो पिछले महीने में 380 से लेकर 375 के लेवल पर ट्रेड हो रहा था, आज ऑलमोस्ट 100 रुपए की तेजी इसको एक महीने में देखने मिली है। तो ये सस्टेनेबल नहीं रहेगी ज्यादा। इसकी जो वॉलेटिलिटी और जो बेली कर्व है ये जून जुलाई तक होता है, उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा जो बायर्स है वो वेट एंड वॉच रखे, बट जो स्पेक्युलेटर्स है वो इसमें डेफिनेटली हावी हो सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करे अराउंड 470 475 का। अपसाइड 500 से 510 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। इनफैक्ट नेचुरल गैस ने तो लगातार तेजी दिखाई है। हमें 480 के मनीषा जी टारगेट्स मिल भी रहे थे, वो भी अचीव हो चुके हैं और अभी भी तेजी रुकने का नाम ले नहीं रही है नेचुरल गैस में। लेकिन एक्शन मेटल्स में भी बना हुआ है और स्पेशली जिंक, एल्यूमिनियम, ये दोनों बेस मेटल्स काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। कल हमने थोड़ी नरमी देखी थी, लेकिन अब उन्हीं लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट विद पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड हो रहे हैं। धर्मेश, जिंक पर प्रिसाइसली आपका व्यू क्या है? यहाँ पर लगातार हम डिप्स पर बाइंग इमर्ज होते हुए देख रहे हैं, आज वापस 1% ऊपर है, क्या करना चाहिए इन लेवल से? देखिए, कमोडिटी की बात करें स्पेशली ऑन द बेस मेटल पैक, अगर आप सारे बेस मेटल्स देखें, स्पेशली जो किंग बेस मेटल का है वो कॉपर, डॉक्टर कॉपर कहते हैं इसे, सारे बेस मेटल्स या तो 10 साल की ऊंचाई पे चल रहे हैं या लाइफ टाइम ऊंचाई पे चल रहे हैं। बट फंडामेंटली अगर देखें तो ये लेवल सस्टेनेबल नहीं है। स्पेशली चाइना लॉकडाउन के बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस होगा और जिस रफ्तार से डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 100 पहुंच चुका है, तो कमोडिटी बाइंग यूजुअली ये लेवल पे होती नहीं है। बट ये सस्टेनेबल नहीं रहेगी, क्योंकि अगर जियोपॉलिटिकल रिस्क सस्टेन होता है तो ठीक है मार्केट कंसोलिडेट करेगा, बट इससे ज्यादा तेजी होगी तो इन्फ्लेशन काफी क्रीप अप होगा और बायर्स हट जाएंगे ये लेवल से। तो मैं इस कमोडिटी बास्केट में ज्यादा बुलिश हूं नहीं। पिछले अब जिंक, लेड, निकल की बात करें तो सिर्फ निकल छोड़ के मैं सारे कमोडिटी में थोड़ी मंदी में रेकमेंड करूंगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसे 2 से 3% की गिरावट आ जाए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ